स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 181, झांगिए की ताइजी मुट्ठी। पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन। एक सप्ताह के बाद झांगिए का 3 राज्यों का विश्लेषण समाप्त हो गया। 3 राज्यों का विश्लेषण समाप्त होने के बाद भविष्य में देखने लायक क्या है? ये सही है, भविष्य में ऐतिहासिक खंड देखने योग्य नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अफसोस की बात है, मुझे अब भी उम्मीद है कि शिक्षक झांग ये व्याख्यान देना जारी रखेंगे। भले ही ये 3 राज्य न हो, कुछ और भी काम करेगा। शिक्षक झांग को पहले से ही परवाह नहीं है कि यह सर्दी, गर्मी, वसंत या पतझड़ है। वह जंगल में चला गया है। मुझे उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मैं शिक्षक झांग ये के पहाड़ों से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी टेलीविजन स्टेशन शिक्षक झांग को नहीं चाहता है, तो वह फिर से कैसे उपस्थित होंगे? झांग ये पर ऑनलाइन विषय कई दिनों से शांत थे, लेकिन 3 राज्यों का विश्लेषण समाप्त होने के साथ एक बार फिर चर्चा हुई। दोपहर में आखिरी एपिसोड प्रसारित होने के बाद पूर्व सहकर्मी जियो लू ने फोन किया, शिक्षक झांग, कार्यक्रम समाप्त हो गया है। भाई हूँ चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं। झांग ये घर पर टेलीविजन देखते हुए बोर हो रही थी। रेटिंग कैसी थी? पिछले कुछ एपिसोड ने बहुत उच्च मानक बनाए रखा। यहाँ तक कि सोमवार से शुक्रवार के एपिसोड की रेटिंग भी लगभग 6.4% थी। सप्ताहांत में तो यह 8.97% तक भी पहुंच गई। हालांकि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि अंत में यह 9% से नीचे नहीं टूटा। ऐतिहासिक और शिक्षाप्रद खंड उतने लोकप्रिय नहीं है, इसलिए इसकी तुलना विभिन्न प्रकार के शो से नहीं की जा सकती। तो ये रेटिंग पहले से ही काफी शानदार है। ये हमारे बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के कला चैनल का सबसे नया खंड है। यहाँ तक कि यह सभी टेलीविजन स्टेशनों के कार्यक्रमों में भी उच्च स्थान पर है। जियो लू ने झांग ये को बताया। झांग ये ने स्वीकार किया, क्या नया सीजन तय हो गया है? ये रिकॉर्ड किया गया है। ये कहने पर जियोलू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तुम्हारे चले जाने के बाद हमारे पास इतिहास के प्रोफेसर को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगला एपिसोड एक प्राचीन कवि के बारे में बात करता है। इसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जीवन के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला एपिसोड रिकॉर्ड करते समय मैंने भी उन्हें सुना था। ये तो ऐसा ही था। इतना तो झांग ये ने पहले से ही व्याख्यान कक्ष को अपने बच्चे की तरह माना था। कुछ भी हो, कार्यक्रम का नाम भी उन्होंने ही दिया था, इसलिए वे बहुत चिंतित थे। जियो लू ने असहाय होकर कहा, यह सही है। यह निश्चित रूप से आपके लिए अतुलनीय है। मैं केवल इतना कहूंगा कि यह मुश्किल से ही कट कर पाता है। रुकते हुए उसने पूछा, आप कैसे हैं? काम के बारे में? झांग ये हंसे, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। जियो लू ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या उनके पास आंखें नहीं है? ये कैसे नहीं हो सकता? पिछले सप्ताह में संबंधित उद्योगों के एक भी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। मैं भी चिंतित नहीं हूं। मैं ब्रेक लेने के लिए भी समय निकाल सकता हूं। कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद झांग ये ने फोन रख दिया। मुझे चिंता नहीं, वह निश्चित रूप से झूठ था। जिस क्षण 3 राज्यों का विश्लेषण समाप्त हुआ, इसका मतलब था कि उसके पास अपना चेहरा दिखाने का कोई और अवसर नहीं था। उसके खेल प्रतिष्ठा अंकों में वृद्धि न्यूनतम होगी। और झांग ये, जो केवल एक शीर्ष स्टार बनना चाहता था, जानता था कि एक बार उसका प्रदर्शन कम हो गया तो यह उसकी लोकप्रियता को बहुत प्रभावित करेगा। फिर वह धीरे धीरे जनता की नजरों से ओझल हो जाएगा। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए कि नेटिजन्स और प्रशंसक रोज झांग ये का नाम कैसे चिल्लाते हैं। जीवन भर उसका साथ देने जैसी बातें। यदि झांग ये वास्तव में 1 या 2 महीने के लिए चुप रहे, तो संभावना है कि अधिकांश लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे। मशहूर हस्तियों ने क्षण की गर्मी पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक निरंतर संपर्क पर भरोसा किया। ये किसी की लोकप्रियता को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए आवश्यक मूल सार था। उन्होंने सेलिब्रिटी रैंकिंग की ऑफिशियल साइट चेक की। झांग ये अभी भी एक ही लिस्ट सेलिब्रिटी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के प्रदर्शन के बाद वह पहले ही लिस्ट रैंक में सबसे आगे पहुंच गए थे और चौथे स्थान पर थे। एक स्थानीय टीवी किस्म के कार्यक्रम के मेजबान को उससे आगे स्थान दिया गया था। उनकी रेटिंग झांग ये से भी अधिक थी। दूसरे स्थान पर एक अभिनेता था। उन्होंने पहले एक काफी लोकप्रिय टीवी श्रृंखला में अभिनय किया था और उनके पास काफी काम थे। उन्होंने मुख्य रूप से सहायक किरदार के रूप में काम किया, लेकिन वह पिछले साल था। यह अभिनेता वास्तव में डी लिस्ट सेलिब्रिटी से गिरकर ई लिस्ट सेलिब्रिटी बन गया था, क्योंकि इस वर्ष उसके पास कोई अच्छा काम नहीं था। ई लिस्ट की मशहूर हस्तियों में पहले स्थान पर रहने वाली शख्स एक महिला थी। वह एक गायिका थी और नौसिखिया मानी जाती थी। उन्होंने हाल ही में काफी अच्छी बिक्री के साथ एक एल्बम जारी किया था। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था।
यदि वह उनसे आगे निकल गया तो झांग ये डी लिस्ट हस्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। हालांकि डी और ई सूची की मशहूर हस्तियों को इस तरह से सीमांकित नहीं किया जाना चाहिए। रैंकिंग केवल संदर्भ के लिए है और किसी व्यक्ति के प्रभाव और लोकप्रियता की व्यापक रेटिंग है। हर किसी ने इसे स्वीकार किया, चाहे वह आधिकारिक संस्थाएं हो या नागरिक। तो ये सबसे प्रामाणिक आंकड़ा था और स्कोर से झांग ये स्पष्ट रूप से उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। 3 राज्यों का विश्लेषण समाप्त होने के साथ झांग ये का रेटिंग्स को पहले से ही गिर रहा था। यद्यपि यह न्यूनतम था, प्रवृत्ति ऐसी ही थी। ये झांग ये की लोकप्रियता और दृश्यता में भविष्य में गिरावट को दर्शाता है। वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता। झांग ये ने अभी भी उस रास्ते के बारे में नहीं सोचा था जिस पर उसे फिलहाल चलना चाहिए। वह केवल अपनी वर्तमान लोकप्रियता बरकरार रखने की उम्मीद कर रहे थे और इसके लिए उसे कुछ करने की जरूरत थी। उसे चीजें गड़बड़ करनी पड़ी। उसे निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ करनी थी। ये झांग ये की पहली प्रतिक्रिया थी। भूखे रहते हुए झांग ये ने अपने गेम रिंग में अपने प्रतिष्ठा बिंदुओं को देखा। 2 मिलियन से कुछ अधिक प्रतिष्ठा अंक थे। स्पष्टतः यह इस सप्ताह के 3 राज्यों के विश्लेषण का संचय था। कुछ लाख बैकअप के रूप में छोड़कर झांग ये अभी भी ताइजी फिस्ट कौशल पुस्तकों के बारे में सोच रहा था। अंततः वह व्यापारी की दुकान पर गया और 2 मिलियन प्रतिष्ठा अंकों के साथ 2 अन्य अनुभव पुस्तकें खरीदी। इसे पलटकर खोलो, इसे खाओ। अनुभव को उसने आत्मसात कर लिया था। हालांकि इस बार भी ऐसा ही था। झांग ये को अभी भी कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ताइजी फिस्ट की एक भी चाल सामने नहीं आई। उसके पास केवल ताइक्वांडो की चालें और गतिविधियां थीं, जैसे साइड किक और क्रॉस किक। कोई ताइजी मुट्ठी नहीं थी। इससे वह उदास हो गया। खाए गए अनुभव के साथ निश्चित रूप से कुछ प्रभाव हुए। हालांकि बिना किसी चाल या शैली के वह इसका उपयोग कैसे करेगा। अपने दिमाग का इतना उपयोग करने के बाद झांग ये को और अधिक भूख लगने लगी। नीचे जाने में आलस के कारण नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं करने के कारण उसे वास्तव में भूख की पीड़ा महसूस हो रही थी। झांग ये के लिए लेमियन को 2 सड़क दूर खरीदने में भी बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल अपनी सामान्य रणनीति का उपयोग कर सका और मकान मालकिन के घर की ओर दरवाजे से बाहर चला गया। डिंग डोंग, उसने दरवाजे की घंटी दबाई। दरवाजा खुलने में काफी समय लगा, जिससे चेन चेन का छोटा सिर दिखाई देने लगा। वह आकार में छोटी थी। स्पष्टतः वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने के लिए दबे पांव चली गई थी। दरवाजा खोलने के बाद वह हौंफ भी रही थी। झांग ये ने दोस्ताना अंदाज में कहा, चेन चेन, तुम्हारी चाची कहाँ है? चेन चेन ने सीधे चेहरे से कहा, मेरी चाची घर पर नहीं है। वह जॉगन के लिए बाहर गई थी। कहकर वह दरवाजा बंद करने की सोच रही थी। झांग ये ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यह और भी अच्छा है कि वह आसपास नहीं है। मैं उसकी तलाश नहीं कर रहा हूँ। घर में प्रवेश करने पर वह समारोह में खड़े नहीं हुए। वह इस पर मंथन करने के लिए सीधे रसोई की ओर भागा। आखिरकार उसे रेफ्रिजरेटर में बचे हुए भोजन की 2 प्लेटें मिली। उनमें से एक ब्रेस्ड बीफ की 1 प्लेट थी, जबकि दूसरी तली हुई अजवाइन की 1 प्लेट थी। बिना एक शब्द कहे उसने लपेट को सांस लेने देने के लिए टूथपिक से उसमें छेद किया। फिर उसने इसे माइक्रोवेव में फेंक दिया और इसे 2 मिनट तक घूमने दिया। जब वह बाहर आया तो वह बहुत गर्म था। चेन चेन ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? झांग ये को बात करने की परवाह नहीं थी। जैसे ही उसे सुगंध महसूस हुई, वह खाने की मेज पर बैठ गया और उसे जल्दी से खाने के लिए चॉपस्टिक की एक जोड़ी मिल गई। चाबियों की आवाज बजी। दरवाजा बाहर से खुला था। राव एमिन ने आज स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था। उसका शीर्ष एक धारीदार सफेद बनियान था जिसे बाधा दौड़ एथलीटों द्वारा पहना जाता था। उसकी पैंट की जोड़ी एक प्रशिक्षण पैंट थी और अधिक ढीली दिखती थी। हालांकि इस समय उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसके बालों से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ये रूप उन्हें परिपक्व और आकर्षक बनाता था। झांग ये पहले से ही जानती थी कि बिग सिस राव एक मार्शल आर्ट व्यवसाय है, इसलिए उनकी शारीरिक फिटनेस और ताकत बनाए रखना महत्वपूर्ण था। इसलिए वह दोपहर को दौड़ने निकली थी। बच्चे, तुम यहाँ क्यों हो? राव एमिन पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसकी सांसें फूल नहीं रही थी। उसकी सांसें अभी भी शांत थी और वह किसी भी तरह से थकी हुई नहीं लग रही थी। चेन चेन ने एक वयस्क की तरह अपना माथा ढांक लिया। शैतान गांव में प्रवेश कर गया है। राव एमिन अपनी भतीजी से चकित होकर बोली, शैतान ने क्या बिगाड़ा है? चेन चेन ने बताया, गोमांस की 1 प्लेट, तली हुई अजमोद की 1 प्लेट और चावल का 1 कटोरा। जब झांग ये ने उसका वर्णन सुना, शैतान कौन है, तो उसने लगभग अपने मुंह से खाना उगल दिया। ये दोनों महिलाएं, एक की जुबान थी दूसरी से तेज। मैंने एक प्रसारण प्रमुख से स्नातक किया है। यह ऐसा था मानो आप दोनों प्रमुख प्रसारण कर रहे हो। तुम पूरे दिन केवल भोजन के लिए भटकना जानते हो और यह नहीं जानते कि नौकरी कैसे ढूंढी जाए। दुष्ट बच्चे, तुम 1 सप्ताह से घर पर बेकार बैठे हो, ठीक है? राव एमिन ने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर में बर्तन धो लो। झांग ये ने पहले ही खाना खत्म कर लिया था। चावल की 2 प्लेटों और कटोरे में से कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपना पेट रगड़ा और डकार ली। वह अपनी नजर मकान मालकिन की गीली बनियान पर पड़े बिना नहीं रह सका।
चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि उसे पसीना आएगा या इसलिए कि यह सुविधाजनक था, मकान मालकिन ने ब्रा नहीं पहनी थी। सुरागों से वह बता सकता है। हालांकि अंडरवियर न पहनने के बावजूद राव एमिन के स्तन अभी भी बड़े दिखाई दे रहे थे। स्वर्गीय रानी झांग के स्तन बड़े और विशाल थे। राव एमिन बड़े और सीधे थे। दोनों की अपनी अपनी खूबियां और अपनी अपनी खूबसूरती थी। झांग ये ने भरपेट खाने के बाद मृत होने का अभिनय किया। मैं बर्तन नहीं धो सकता, मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं हिल नहीं सकता। ये सुनकर राव एमिन, जो अपने जूते उतार रही थी, ने लात मारी और उसके खूबसूरत पैर पर स्नीकर सीधे झांग पर चला गया। जल्दी करो और जाओ। श्वा, जूता बिजली की तरह उड़ गया। झांग के पास प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं था और इसे अपनी ओर उड़ते हुए देखकर बिना कुछ सोचे उसने अवचेतन रूप से उसे रोकने के लिए अपना पैर उठा लिया। लेकिन जब उसने अपना पैर आगे बढ़ाया तो उसके पैर की हरकत बदल गई। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया की तरह था। जब झांग का पैर उठा तो उसके पैर का सिरा झुक गया और उड़ने वाले जूते से टकराने में कामयाब रहा। फिर अपने टखने को इस तरह से कांपते हुए कि वह समझ नहीं सका, उसने बीच हवा में एक घेरा खींचा और राव एमिन के जूते में बल कम कर दिया और झांग के पैर का निचला हिस्सा फिर से ऊपर उठने के साथ जूता अपने मूल प्रक्षेप पथ पर वापस उड़ गया। बड़ा, ये ठीक उसी जगह गिरा जहां राव एमिन का पैर था। राव एमिन ने कहा। चेनचेन ने भी आश्चर्य से झांग की ओर देखा। झांग हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ था? क्रियाओं का ये सेट बहते पानी की तरह था। झांग के पैर ऐसे थे जैसे वे नाच रहे हो। एक किक, एक रोल और एक शॉट के कारण जूता अपने मूल प्रक्षेप पथ पर वापस लौट आया। ये था ताइजी। ये भाई वास्तव में ताइजी फिस्ट को जानता है। चेनचेन यह नहीं बता सके कि झांग ने कौन सा कदम उठाया था। उसे ये केवल आकर्षक और सुंदर लगा। जूता मारने के बाद मकान मालकिन ने उसकी ओर देखा तक नहीं था। वह चप्पलें बदलने में व्यस्त थी, इसलिए उसने झांग की हरकतें नहीं देखी। आपका ताइक्वांडो स्तर बढ़ गया है। झांग ने हंसते हुए सच नहीं कहा। वास्तव में मैम्बिक्सिस राव के पड़ोसी के रूप में इस समय एक मार्शल आर्ट मास्टर से प्रभावित होने के कारण निश्चित रूप से कुछ सुधार होंगे। राव एमिन मुस्कुराए। ये कुछ ऐसा है जो मुझे सुनना पसंद है। चेनचेन ने उसे उजागर करते हुए कहा। बुटलिकर चाची, वह बर्तन नहीं धोना चाहता। झांग ये दुष्ट बच्चा, वह कैसे जानती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अंत में झांग को अनिच्छा से बर्तन धोने पड़े। दरअसल वह सिर्फ बेकार की हंसी मजाक में लगा हुआ था। खाना ढूंढने के बाद बर्तन धोना ही उसके लिए उचित था, इसलिए भविष्य में उसे खाने पीने की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए झांग ने अभी भी घर का काम किया। जब वह रसोई में कड़ी मेहनत कर रहा था तो उसका दिल उथल पुथल में था। ताइजी फिस्ट कौशल पुस्तकें अप्रभावी नहीं थी। अभी उन चालों को देखो, अति शीतल, बहुत सुंदर। झांग ने रसोई के बाहर देखा। यह देखकर कि राव एमिन और चेनचेन आसपास नहीं थे, उसने एक कटोरा उठाया और कटोरे से खेलने लगा। वह इसे दोबारा आजमाना चाहता था, लेकिन इस बार भी उसका परिणाम वैसा ही था जैसा उसके पहले किए गए कई प्रयासों का था। कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने कटोरा लगभग गिरा ही दिया। क्या ताइजी मुट्ठी कौशल उसके लिए बहुत उच्च स्तर का हो सकता है? इसलिए वह अपनी इच्छानुसार चालों का उपयोग करने में असमर्थ था, जैसा कि उसने ताइक्वांडो के साथ किया था। इसका प्रयोग केवल आकस्मिक प्रेरणा पर ही किया जा सकता है। अरे, ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं जिन योन के उपन्यास से डुआन यू हूं। 6 मेरिडियन दिव्य तलवार का कौशल होने के बावजूद वह आमतौर पर इसका उपयोग नहीं कर सका। क्या ये कोई समस्या नहीं है? अध्याय 182। झांग एक और पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे। चेनचेन को दोपहर की झपकी की जरूरत थी, इसलिए राव एमिन ने झांग को घर से बाहर निकाल दिया। अपना पेट भरने के बाद उसने संतुष्टि की डकार ली और अपने अपार्टमेंट की ओर चल दिया। जब वह अपना अधिकांश भोजन पचा चुका था तो झांग ने अपनी खेल पोशाक और स्नीकर्स की एक जोड़ी पहन ली, क्योंकि उसके पास दौड़ने के जूते नहीं थे। राव एमिन की तरह उसके पास जो कुछ था उससे उसे निपटना पड़ा और दौड़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। 1 राउंड, 3 राउंड। वह अपनी फिटनेस में सुधार के लिए आस पड़ोस में दौड़ता था। झांग ने सोचा कि उनकी ताइजी मुट्ठी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका शरीर कौशल के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। ताइक्वांडो की तरह उसके दिमाग में अनुभव और चालें थीं, लेकिन वह चालों को उसकी पूरी क्षमता से निष्पादित नहीं कर सका। उसमें ताकत, प्रतिक्रिया की गति और सहनशक्ति का अभाव था। जब उन्होंने वांग सेन से लड़ाई की तो उनका तकनीकी कौशल थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी वे नुकसान में थे और हार रहे थे। अंत में उसे पासा पलटने के लिए उपभोज्य वस्तु, हेल्थ पोशन का उपयोग करना पड़ा, जो उसे लॉटरी से प्राप्त हुई थी। झांग ने अपना सबक सीख लिया था। केवल कुंग-फू अकेले ही इसे खत्म नहीं कर सकता, उसके शरीर को भी मेल खाना था। उदाहरण के लिए ताइजी फिस्ट के लिए भले ही उन्होंने 1000 ताइजी अनुभव पुस्तकें खा ली हों, जब तक उनकी शारीरिक शक्ति वही रहेगी, 10,000 अनुभव पुस्तकें भी उन्हें वह करने में सक्षम नहीं करेगी जो राव एमिन ने किया, स्टील की कैंची काटना। उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उसे दृढ़ संकल्पित रहना पड़ा। भविष्य में उन्हें हर दिन दौड़ना होगा और कुछ पुशअप्स करने होंगे।
1 घंटे से अधिक समय तक दौड़ने के बाद झांग ये पसीने से लथपथ होकर घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। नम, झांग ये ने अपनी सांसें थामते हुए कहा। नमस्कार शिक्षक झांग, हम उत्तरी चीनी युवा और बच्चों के प्रकाशन गृह से हैं। ये दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। ये काफी कर्कश लग रहा था। झांग ये अपना पसीना पोंछने के लिए तौलिया लेने के लिए शौचालय में गया और फोन पर ही रुका रहा। ओह, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी परियों की कहानियों के सभी कॉपीराइट बिक गए हैं। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन प्रसन्नता से बोला, हम आपकी परियों की कहानियों के बारे में नहीं बुला रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी परिकथाएं बीजिंग एजुकेशन पब्लिशिंग फर्म द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। मैं अन्य प्रकाशन अवसरों के बारे में चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क कर रहा हूं। मेरी समझ से आपकी कुछ लिखित रचनाएं और आपकी आधुनिक कविताएं अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ना? यदि कॉपीराइट आपके हाथ में नहीं है तो हम इसके बारे में भूल जाएंगे, लेकिन मुझे अब बाजार में कोई प्रकाशन नहीं दिख रहा है। झांग ये थोड़ी देर चुप रहा और अपना तौलिया नीचे फेंक दिया। मेरी कविताएं? हाँ, हम आपके लिए एक संकलन बनाना चाहते हैं। झांग ये का संकलन, जिसमें आपके दोहे सहित आपकी सभी लिखित रचनाएं और कविताएं हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, चलो बातचीत के लिए मिलते हैं, या आप हमारे प्रकाशन गृह पर जा सकते हैं। इसमें झांग ये की दिलचस्पी थी। वह दोपहर से ही नौकरी से बाहर होने और अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए पर्याप्त अनुभव न होने के बारे में चिंतित था। लेकिन एक अच्छी खबर उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई। झांग ये ने पहले अपने कार्यों का संकलन प्रकाशित करने के बारे में नहीं सोचा था। वह जानता था कि यह कठिन है। कौन सा लेखक, जिसने कभी कोई संकलन जारी किया था, प्रसिद्ध नहीं था। बेशक कुछ अज्ञात लेखकों ने पहले भी संकलन जारी किए थे। उन्होंने या तो अपने तरीके से खरीदारी की या अपने नेटवर्क पर निर्भर रहे, लेकिन बिक्री बहुत कम थी। बेहतर होगा कि वे इसे जारी न करें। झांग ये हमेशा मानते थे कि अगर वह अपना कविता संकलन प्रकाशित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा ये थी कि उन्होंने बहुत देर से शुरुआत की। अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनके काम केवल दर्जनों में गिने गए थे। 1 दर्जन कविताएं रखने की अवधारणा क्या थी? भले ही वे फॉन्ट बढ़ा दें और प्रत्येक पृष्ठ पर एक कविता डालें, उसके पास केवल 1 दर्जन पृष्ठ होंगे। किसी पुस्तक के प्रकाशन को नजरअंदाज करना, यहां तक कि एक पैम्फलेट के लिए भी, ये बहुत पतला था। झांग ये भी अपनी पिछली दुनिया की सभी क्लासिक कविताओं को एक ही बार में लाना नहीं चाहते थे। जब भी वह एक का उपयोग करता था, एक कम हो जाता था। उन्हें अपने पास रखना था, इसलिए उन्होंने कविता संकलन जारी करने का विचार छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में कोई उनसे संपर्क करेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी सांस फूल रही है। क्या आप अभी घर पहुंचे? मैं हमेशा घर पर था, हुर, लेकिन मैं अभी दौड़ने गया था। इसके बजाय मैं आपके घर क्यों नहीं जाता? आप चुन सकते हैं कि कहाँ मिलना है। यह आप पर निर्भर है। ये ठीक है, मैं आपके प्रकाशन गृह पर भी एक नजर डालना चाहूंगा। मुझे अपना पता भेजें और मैं गाड़ी चलाऊंगा। फोन रखने के बाद उसे पते के साथ एक संदेश प्राप्त हुआ। झांग ये ने अपना पसीना धोने के लिए जल्दी से स्नान किया और फिर स्थान की ओर चला गया। उत्तर चीनी युवा और बच्चों का प्रकाशन गृह मुख्यालय बीजिंग में था, लेकिन वह स्थान शहर के केंद्र में न होने के कारण रास्ते से थोड़ा हटकर था। वहां जाते समय झांग ये प्रकाशन गृह की जांच करने के लिए अपने फोन पर ऑनलाइन गए। उन्हें पता चला कि देश में कई युवा और बच्चों के प्रकाशन गृह थे, लेकिन उनमें से कोई भी केवल युवाओं या बच्चों के लिए पठन सामग्री प्रकाशित नहीं करता था। कुछ ने ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं की, बल्कि पारंपरिक उपन्यासों या वेब उपन्यासों पर काम किया, जिसका युवाओं या बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। लॉबी में झांग ये को अंततः इमारत मिल गई और वह अंदर चला गया। जैसे ही वह फ्रंट डेस्क रिसेप्शन की ओर जा रहा था, झांग ये को वहां बैठी युवती ने तुरंत पहचान लिया। उसने उससे कहा, शिक्षक झांग ये, आप आए, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। झांग ये मुस्कुराए। धन्यवाद, आपका स्वागत है, युवती ने उसे तीसरी मंजिल तक ले जाते हुए कहा। दरवाजा खटखटाते हुए उसने उसे खोला और अंदर चली गई। प्रधान संपादक झांग, शिक्षक झांग ये यहाँ है। वह व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ और हाथ फैलाकर मुस्कुराया। आप कैसे हैं शिक्षक झांग? हम परिवार हैं, हम दोनों झांग हैं। मेरा नाम झांग लू है। मैंने आपके बारे में काफी समय से सुना है। उसकी आवाज से ये संभवतः अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने अभी अभी उससे फोन पर बात की थी। झांग ये ने अपना हाथ हिलाया। ये सब बदनामी है। उनके आत्म निंदा के स्वर को सुनकर झांग लू ने कहा, ये सच नहीं है। आपने फादर वेई को न्याय दिलाने में मदद की है। जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह आपकी सराहना करेगा। वे तुम्हें कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? झांग लू ने हंसते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे जैसे खजाने को हाथ से जाने दिया। ये बहुत हास्यास्पद है। ये सच था और यह झांग लू की भी राय थी। यदि झांग ये उनकी प्रकाशन फर्म से होता, भले ही उसने इतनी परेशानी पैदा की हो, तो कंपनी उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगी, क्योंकि झांग ये के इरादे पहले स्थान पर अच्छे थे। उन्होंने पहले ही घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट और उनकी अन्य परियों की कहानियों की बेहद अच्छी बिक्री के बारे में सुना था।
ऐसी नकदी गाय को रखने के लिए कौन नहीं लड़ेगा। बेशक आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते। आखिरकार एक प्रकाशन फर्म और एक टेलीविजन स्टेशन बहुत अलग थे। अब प्रकाशन फर्मों के लिए मुनाफा मुख्य चिंता का विषय था, क्योंकि राजनीतिक प्रकाशन कम हो गए थे। टेलीविजन स्टेशनों के लिए, जिन्होंने रेटिंग और विज्ञापन प्रायोजन से पैसा कमाया, वे राजनीतिक निहितार्थों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए उनके उद्योग अलग थे। कमरे में करीब 3 से 4 लोग और भी थे। झांग लू ने उन्हें एक एक करके झांग ये से मिलवाया। वे दोनों लिंगों के लोग थे, सभी प्रकाशन फर्म के कर्मचारी थे। परिचय के बाद झांग ये बैठ गए। संकलन के बारे में मैं वास्तव में नहीं समझता या जानता हूं कि आप उन्हें क्यों प्रकाशित करना चाहेंगे। पर्याप्त पृष्ठ नहीं होंगे, है ना? झांग लू मुस्कुराया। बहुत हो जाएगा, हमारे पास चित्र भी होंगे। चित्रण, झांग ये ने कहा, क्या इससे बहुत मदद मिलेगी? वहां अनुवाद और वाक्य विश्लेषण भी होगा। एक कविता में 3 से 4 पृष्ठ लगेंगे, एक पृष्ठ चित्रण का, दूसरा 1 से 2 पृष्ठ विश्लेषण का। लेकिन निश्चित रूप से विश्लेषण हमारे द्वारा नहीं लिखा जाएगा। हम ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आपके सभी कार्यों को समझने का दावा नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि इसे लेखक पर छोड़ दिया जाए। यही बात दोहों के लिए भी लागू होगी। प्रत्येक पृष्ठ पर 2 से 3 दोहे दिखाई देंगे और हम बिना किसी समस्या के एक संकलन तैयार करने में सक्षम होंगे, झांग लू ने कहा। झांग ये ने एक पल के लिए सोचा। स्पष्टीकरण कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या सामग्री की मात्रा में अभी भी कमी नहीं है? उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए था। पीछे से एक युवक ने कहा, यह बिल्कुल भी छोटा नहीं है। अगर हम आपकी एक कविता ले लें और उसकी एक किताब बना दें, तो कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। किताब में आपकी इतनी सारी रचनाएं होना तो दूर की बात है। द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रेल और ट्रिब्यूट टू द व्हाइट पॉपुलर अपने शब्दों को थोड़ा बड़ा करने पर आसानी से 7 से 8 पेज ले सकेंगे। बकवास। फिर शब्द कितने बड़े होंगे? लेकिन झांग ये खुद भी एक किताब प्रकाशित करना चाहते थे। सबसे पहले उनकी प्रसिद्धि पर विचार किया जाना था। दूसरे, यह उनकी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए था। तीसरा, चाहे ये पैसे के लिए हो या प्रतिष्ठा अंक के लिए, वह कुछ अतिरिक्त पैसे के साथ भी काम कर सकता है। आखिरकार कीमत के बारे में चर्चा करने की नौबत आ गई। वे उसका सारा कॉपीराइट 400,000 युआन में खरीद लेंगे। यह पहले से ही काफी ऊंची कीमत थी। आखिरकार एक साहित्यिक संकलन कोई उपन्यास नहीं था। यह जनता के बीच उपन्यास जैसी मनोरंजन सामग्री जितनी लोकप्रिय नहीं थी। केवल कुछ सांस्कृतिक हिपस्टर्स ही इसे खरीदे गए, इसलिए कीमत की तुलना स्वाभाविक रूप से गोस्ट ब्लो आउट द लाइट से नहीं की जा सकती है, और यह केवल बच्चों की परियों की कहानियों के समान ही हो सकती है। और यदि अन्य शुद्ध साहित्यिक कृतियों या अन्य लेखकों के संकलनों की तुलना में उपन्यासों के साथ कोई तुलना नहीं की गई, तो झांग ये के संकलन की कीमत निश्चित रूप से उनकी तुलना में बहुत अधिक थी। आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं था कि क्यों। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग ये की हर कृति बहुत लोकप्रिय थी। बातचीत तय होने और अनुबंध तैयार होने के बाद झांग लू और झांग ये ने एक बार फिर हाथ मिलाया। हमने एक साथ काम करके अच्छा समय बिताया। हमारे प्रकाशन गृह पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। प्रकाशन और प्रचार संबंधी मामलों को हम पर छोड़ दें। बीजिंग में आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के साथ बिक्री निश्चित रूप से कम नहीं होगी। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, कविताओं के विश्लेषण के बारे में? झांग ये ने कहा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो इसे लिखूंगा। मैं इसे कल तुम्हें दे दूंगा। झांग लू को झांग ये की स्पष्टता और उसकी उच्च दक्षता बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी कड़ी मेहनत पर भरोसा करूंगा। वास्तव में 1 महीने में ऐसा करना पर्याप्त होगा। आखिरकार विश्लेषण कार्य कोई मामूली बात नहीं है। ओह, और भी कुछ है। हमें कविता संकलन के लिए एक प्रस्तावना या कुछ समग्र परिचय की आवश्यकता हो सकती है। झांग ये ने पलकें झपकाई। प्रस्तावना? झांग लू ने सिर हिलाया। सही है, जो कुछ भी आपके मन में आए उसे लिखें। यह अधिमानतः काव्य संकलन की सामग्री से मेल खाता है। यदि प्रथम पृष्ठ की शुरुआत काव्य संकलन से हो तो ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। तुम क्या कहते हो? ठीक है, झांग ये ने पूछा, क्या आपके पास कलम है? झांग लू की आंखें चमक उठी। क्या आप इसे अभी लिख रहे हैं? अच्छा, बेशक वहां है। उसके पीछे के सभी लोग जानते थे कि किसी के लिए झांग ये को मौके पर काम करते हुए देखना आसान नहीं था। वे बहुत खुश और उत्साहित थे। आप ब्रश का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि ऐसा है तो हम सीधे आपके शब्दों का उपयोग कवि या प्रस्तावना के लिए कर सकते हैं। ये कंप्यूटर फॉन्ट का उपयोग करने से बेहतर लगेगा। झांग लू सहमत हुए। सही है, कितना अच्छा विचार है। मैंने सुना है कि शिक्षक झांग के शब्द बहुत अच्छे हैं। जरूर। झांग ये को कोई आपत्ति नहीं हुई। एक युवक ने झटपट इसे तैयार कर लिया। 1 मिनट बाद वह एक स्याही की छड़ी के साथ वापस आया और झांग ये के लिए स्याही पीसने की पहल की। मैं तस्वीरें लूंगा। एक महिला ने कैमरा निकाला और बगल और सामने से कुछ तस्वीरें ली। उनमें प्रधान संपादक झांग लू भी शामिल थे। भविष्य में वे इसका उपयोग प्रचार सामग्री में भी कर सकते हैं। फिर महिला ने कैमरे पर ध्यान केंद्रित किया और शिक्षक झांग ये लिखते हुए की तस्वीर लेने का इंतजार करने लगी। प्रस्तावना? इसे सामग्री से मेल खाना था।
उनके साहित्यिक संकलन के लिए निश्चित रूप से उनके अपने विचारों और मूल्यों की आवश्यकता थी। माय कन्फेशन और प्रिजनर्स सॉन्ग में लिखी मौत के बारे में सोचना, और फिर ए जनरेशन और ट्रिब्यूट टू द व्हाइट पॉपुलर में अस्तित्व के बारे में सोचना। झांगिए ने अपना ब्रश उठाया और सुलेख कागज पर एक प्रस्तावना लिखी। जीवन को गर्मियों के फूलों की तरह सुंदर होने दो और मृत्यु को पतझड़ के पत्तों की तरह झांगिए। अध्याय 183। स्वर्गीय रानी झांगिए की पत्नी बनने जा रही है। झांग यू अवाक रह गया। जीवन को गर्मियों के फूलों की तरह सुंदर होने दो, मौत की तरह पतझड़ के पत्ते। युवा संपादक ने इसे मंत्रमुग्ध होकर सुनाया। शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं, ये कविता और भी बेहतर है। एक बूढ़े संपादक ने अपनी प्रशंसा दी। शिक्षक झांग ये वास्तव में प्रतिभाशाली है, मुझे आज इस पर विश्वास है, वहां एकमात्र महिला ने कहा। झांगिए ने ब्रश नीचे रखा और महिला संपादक की ओर देखकर मुस्कुराए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले इस पर विश्वास नहीं किया हो? महिला का चेहरा लाल हो गया और उसने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसे पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए मुझे उतनी दृढ़ता से महसूस नहीं हुआ। हाय, मैंने अपने शब्द गलत चुने। आज रात प्रधान संपादक झांग आपको रात्रि भोज पर दावत देंगे। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को एक कप शराब से दंडित करूंगा। झांगिए ने तुरंत कहा, यह ठीक है, मैं उतना खास नहीं हूँ। हुर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। झांग यू अभी भी शब्दों को देख रहा था। क्या ये वास्तव में आपके द्वारा मौके पर ही सोचा गया था? ये बिल्कुल प्रभावशाली है। प्रस्तावना के लिए इस कविता का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है। इसमें लिखी मनोदशा अवर्णनीय है। प्रकाशन गृह के लोग अपनी प्रशंसा दे रहे थे। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई और झांगिए की प्रशंसा करने में कोई कंजूसी नहीं की। झांगिए ने जल्दी से कुछ विनम्र शब्दों में उत्तर दिया। ये कविता एक साधारण वाक्य मात्र थी। शब्द संख्या की दृष्टि से यह ए जनरेशन से भी छोटा था। हालांकि जितने कम शब्द थे, उसका कौशल उतना ही अधिक स्पष्ट था। इसे लिखना आसान नहीं था। एक कहावत है कि उच्चतम स्तर के दर्शन को सबसे सरल शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। शायद यही सिद्धांत था। वास्तव में इस कविता की उत्पत्ति महान थी। यह उनकी विश्व प्रसिद्ध भारतीय कवि टैगोर की स्ट्रे बर्ड्स की एक कविता थी। अनुवाद जेन झेदुओ द्वारा किया गया था। ये झांगिए की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी। दरअसल मुझे देखें या न देखें और ये भी सब कुछ है भी इस कविता जितनी प्रसिद्ध नहीं थी। चाहे वह मूल संस्करण हो या अनुवादित संस्करण, बस एक छोटे से वाक्य ने कागज से एक मजबूत मूर्छ छलांग लगा दी। उन्होंने इसे प्रस्तावना के रूप में क्यों उपयोग किया? झांगिए ने इस वाक्य को प्रस्तावना के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? सबसे पहले झांगिए चाहते थे कि यह संकलन के कार्यों के साथ प्रतिध्वनित हो। उन्हें जो कविताएं पसंद थीं और जो कविताएं उन्होंने अपनी दुनिया से इस्तेमाल की, वे सभी अधिक खुली और स्वतंत्र थीं। चाहे उदासीन होना हो या कोसना हो या आगे बढ़ना हो या मृत्यु को हल्के में लेना हो या जीवंतता से भरा जीवन हो, स्ट्रे बर्ड्स से आई ये कविता बिल्कुल उपयुक्त थी। यह ऐसा था मानो इसने एक ही बार में उनके सभी कार्यों का सारांश प्रस्तुत कर दिया हो। दूसरे, ये कविता झांगिए के चरित्र और आदर्शों को भी दर्शाती है। इसे उनकी इच्छाओं का वर्णन भी कहा जा सकता है। जीवन को ग्रीष्म के फूलों की तरह सुंदर होने दो और मृत्यु को पतझड़ के पत्तों की तरह। ये वाक्य थोड़ा कलात्मक लग सकता है, लेकिन सरल शब्दों में और कॉमरेड लियू हुलान की स्मृति में महान लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का उपयोग करते हुए इस कविता को ये भी कहा जा सकता है, एक महान जीवन, एक शानदार मौत। दरअसल झांगिए भी महानों के इस वाक्य को एक प्रस्तावना के रूप में चाहते थे, लेकिन ये बहुत कुंद था, नहीं वह खुद की प्रशंसा करने के लिए इतने महान और गौरवशाली थे। अतः उनकी विश्व प्रसिद्ध कविता आवारा पंछी सामने आई। वापस घर, झांगिए ने टिप्पणियां और नोट्स बनाना शुरू किया। ये वास्तव में एक भारी काम का बोझ था। यदि उसे कुछ बनाना हो तो एक दिन से अधिक तो लगेगा ही, एक महीना भी पर्याप्त नहीं होगा। ये निश्चित रूप से त्रुटियों से भरा होगा। इसके बाद झांगिए ने अपनी गेम प्रतिष्ठा पर एक नजर डाली। एक बार जब ये धीरे धीरे 200,000 अंक तक पहुंच गया, तो उन्होंने अपनी दुनिया में उन कविताओं के विश्लेषण और नोट्स को देखने के लिए मर्चेंट शॉप से 2 मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदे। पूरी रात और दिन भर जागने के बाद अंततः उन्होंने काम पूरा किया और उन्हें प्रकाशन गृह तक पहुंचाया। आज अब लगभग रात हो चुकी थी। शरद ऋतु लगभग खत्म हो चुकी थी और रातें पहले हो गई थी। झांगिए ने सूर्यास्त होते हुए देखा। वह बिना हिले डुले बिस्तर पर लेट गया। उसकी बाहें दुख रही थी और गर्दन में दर्द हो रहा था। उसका कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो थका हुआ न हो। उन्होंने पिछले 2 दिन अपनी टिप्पणियां लिखने में बिताए थे। हालांकि सारी सामग्री पहले से ही उसके दिमाग में थी और मेमोरी सर्च कैप्सूल के साथ वह पूरी जानकारी को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त कर सकता था। फिर भी ये बहुत काम था। सब कुछ पूरा होने से पहले उन्हें देर रात तक स्क्रिप्ट और टिप्पणियों को संशोधित करने पर भी काम करना पड़ा। आज पूरे दिन झांगिए बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटी रही। यहां तक कि उन्होंने दौड़ना भी छोड़ दिया, जो वह पिछले कुछ दिनों से रोजाना कर रहे थे। उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। अंगूठी। पब्लिशिंग हाउस से झांगिए ने फोन किया। झांगिए जो पूरे दिन लेटा हुआ था, उसमें कुछ जीवन का इंजेक्शन लगाया गया था।
वह कॉल का उत्तर देने के लिए पहुंचा। हेलो संपादक झांग। शिक्षक झांग, आपने कड़ी मेहनत की है। झांग लू दूसरी तरफ मुस्कुरा रहा था। मैंने कल रात टिप्पणियां और नोट्स पढ़े हैं। सब कुछ अच्छा है। हमने आज टाइपसेटिंग कर ली है और चित्र भी तैयार है। मैं अभी अभी प्रिंटर से निकला हूँ। पहला संस्करण पहले ही छप चुका है। यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम रिलीज के लिए इस संस्करण का उपयोग करेंगे। इन्हें अगले कुछ दिनों में बिक्री के लिए जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको पहले इस पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। आखिरकार यह आपका संकलन है। क्या आप अब घर पर हैं? क्या ये सुविधाजनक है? झांग ने विनम्रता से कहा, इसके बजाय मैं आपकी तलाश क्यों नहीं करता? कोई जरूरत नहीं है। मैं क्षेत्र के आसपास हूँ। क्या मैं आपके घर जाऊं? झांग लू ने पूछा। ये भी ठीक है। झांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जल्दी से तैयार उत्पाद भी देखना चाहता था। गोस्ट ब्लो आउट द लाइट और परी कथाओं की तुलना में ये संकलन बिक्री के मामले में उनके बराबर नहीं हो सकता है। प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन झांग का संकलन का मूल्य अथाह था। लेकिन साहित्य के संदर्भ में, इसके अर्थ के संदर्भ में गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट इसके सामने टिकने का मौका भी नहीं देगा। संकलन ने क्या दर्शाया? यह प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। यह प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता था। यह कहा जा सकता है कि एक बार संकलन जारी होने के बाद झांग ने साहित्य जगत में अपनी पहचान बना ली होगी। कोई भी उनका खंडन नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी जगह को बाजार और दर्शकों ने पहले ही पहचान लिया था। वे चाहे जो भी कवि या लेखक हो, लेखक होने का दावा करने से पहले उन सभी को बाजार द्वारा परखा जाना था। अन्यथा यह आत्मप्रशंसा ही मानी जाएगी। साहित्य न केवल अन्य साहित्यकारों के लिए था बल्कि जनता के लिए भी था। उदाहरण के लिए वांग शुइक्सिन को लीजिए। हालांकि वह देश के काव्य मंडलियों में काफी बड़े नेता थे, लेकिन अगर वह अपनी कविताओं का संकलन प्रकाशित करना चाहते थे तो यह संभावना नहीं थी कि कोई प्रकाशक उनके साथ काम करेगा, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो वे ज्यादा लाभ भी नहीं कमा पाते। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रकाशकों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उठने का समय हो गया था। झांग ने अपने घर की सफाई करने से पहले स्नान किया। डिंग डोंग, घंटी बजी। वह दरवाजा खोलने गया। प्रधान संपादक झांग आइए। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, वह थोड़ा चौंक गया। यह आप है? दरवाजे पर एक अजीब आदमी खड़ा था। टोपी, एविएटर शेड्स और फेस मास्क पहने हुए। कोई और होता तो ये सोचकर सदमे में आ जाता कि यह कोई अपराधी है। लेकिन झांग इस व्यक्ति से परिचित थी। इस तरह की स्थिति पहले भी कई बार हो चुकी है। सिस्टर झांग, आप यहाँ क्यों हैं? झांग युवानिकी की धूप के चश्मे के पीछे छिपी खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा। आप मेरा स्वागत नहीं करते? बेशक मैं आपका स्वागत करता हूँ। झांग ने उदासीनता से कहा, कृपया अंदर आए। झांग युवानिकी आज 9 के कपड़े पहने हुए थे। कम से कम 10 सेमी या अधिक की लाल ऊंची एड़ी के जूते के साथ जोड़ी गई एक चमकदार लाल पोशाक। वह झांग से भी लंबी थी। क्या वह ठंड से नहीं डरती थी? झांग ने दरवाजा बंद कर दिया। आप कहाँ गए थे? झांग युवानिकी ने दरवाजे के सामने झुकते हुए अपनी एड़ी को लात मार दी। उसने एक सांस छोड़ी और थकते हुए कहा, मूवी प्रीमियर। उसकी एड़ियां उतारना। नंगे पैर। कैसी छवि दे रही थी वह। क्या स्वर्गीय रानी। व्हाइट मेड इन 2 प्रीमियर आज था। झांग को इसके बारे में पता था क्योंकि उसने उसकी खबर पर ध्यान दिया था। झांग युवानिकी ने सिर हिलाया। जब हर कोई व्यस्त था तब मुझे एक टैक्सी मिली। क्या आपके पास पानी है? मुझे देखने दो। झांग ने थोड़ा देखा, फिर पानी की एक बंद बोतल उसकी ओर फेंक दी। यह आखिरी बोतल है। कुछ मेरे लिए छोड़ दो, मुझे भी प्यास लगी है। वह अब इतना विनम्र नहीं रहा क्योंकि वह पहले से ही स्वर्गीय रानी से काफी परिचित था। ओह, भविष्य में अगर तुम आ रहे हो तो पहले मुझे फोन कर देना। कम से कम मुझे तैयार तो होने दो। झांग युवानिकी ने उसकी ओर देखा। मेरा फोन मेरे मैनेजर के पास है। मैं इसे अपनी इस पोशाक में कहाँ रख सकता हूँ? ओह, तुम्हें नीचे जाना होगा। मैंने अभी तक कैब के लिए भुगतान नहीं किया है। मैं अपना पर्स नहीं लाया। उद्धरण चिन्ह ... आप सचमुच महान हैं। झांग केवल तेजी से नीचे की ओर जा सकता था। कैब ड्राइवर काफी समय से इंतजार कर रहा था। झांग को भुगतान करने आते देख उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे मेरा काम करने से रोक रहे हो। जब वह पैसे भी नहीं लाए तो कैब लेने की हिम्मत की। क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? वह कैसे कर सकती है? इस समय कैब ड्राइवर आश्चर्यचकित था। अयो, क्या आप शिक्षक झांग नहीं है? झांग ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। वह मैं हूँ। कैब ड्राइवर ने उसे पैसे वापस देते हुए कहा, तो फिर मुझे यह नहीं चाहिए। झांग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, वह कैसे? इसे ले लो, इसे ले लो। कैब ड्राइवर ने उसकी ओर देखा। एक प्रशंसक की जान बचाने के लिए आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा, इसके बारे में कौन नहीं जानता। और उसके बाद फादर वेई के लिए न्याय की मांग करना और अपनी नौकरी खोना। अगर मैंने आपके पैसे ले लिए तो मुझे मेरे अन्य कैब सहयोगियों द्वारा मौत का श्राप दिया जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। मत करो। अरे ड्राइवर। झांग ने उसका पीछा किया। कैब ड्राइवर मोड़ने के बाद तेजी से भाग गया था। झांग को अंदर से थोड़ी गर्मी महसूस हुई और उसने कैब से चिल्लाकर कहा, फिर धन्यवाद।
कार की खिड़कियां नीचे झुक गईं और ड्राइवर ने झांग ये को थम्स अप देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर कैब दूर गायब हो गई। वापस ऊपर खिड़कियां खुली थीं। झांग युवानकी ने शायद सब कुछ सुना होगा। झांग युवानकी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने ऊपर देखा और कहा, आपकी कुछ प्रतिष्ठा है ना? झांग ये ने कहा, मुझसे मजाक मत करो। यदि आपने अपना फेस मास्क हटा दिया तो आप पूरे देश में घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे। मेरी छोटी सी प्रतिष्ठा आपकी तुलना कैसे कर सकती है? झांग युवानकी ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुम्हें अगली बार भुगतान करूंगा। रहने भी दो, वैसे भी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगली बार मेरा गाना मत चुराना। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। पवित्र बकवास, ये बुरा होने वाला था। झांग ये ने दस्तक की बात स्वीकार की, लेकिन अचानक कुछ एहसास हुआ। उन्होंने झांग युवानकी की ओर देखा। ओह, तो प्रकाशन गृह से कोई आ रहा है। आप? झांग युवानकी ने भौहें चढ़ाई, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया। झांग ये ने जगह ढूंढने के लिए बाएं और दाएं देखा। झांग युवानकी अपने धूप के चश्मे और फेस मास्क के लिए पहुंची। झांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, ये पहले से ही अंधेरा है। इस समय घर पर कौन पहनता है? यह अजीब लगेगा। इस तरह का खुला अपार्टमेंट शायद किसी को छुपा नहीं सकता। झांग युवानकी बस अपनी पीठ दरवाजे की ओर करके कुर्सी पर बैठ गई। वह ऐसे पढ़ती रही जैसे कुछ भी गलत नहीं था। ये चलेगा। घंटी फिर बजी। झांग ये अब और देर नहीं कर सकता था। उसे चिंता थी कि अगर किसी ने स्वर्गीय रानी को उसके घर पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने फिर भी दरवाजा खोला, लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि उनका उनसे पूछने का कोई इरादा नहीं था। संपादक झांग यो, संपादक चेन और संपादक सन भी यहाँ है। 3 लोग आए थे, 2 पुरुष और 1 महिला। झांग यू मुस्कुराया। हम काम के बाद बस वहां से गुजर रहे थे। हम एक कार में एक साथ आए। पीछे खड़ी महिला संपादक की निगाहें तेज थीं। उसने अपार्टमेंट में महिला की आकृति देखी। ए है, वह है। झांग ये एक पल के लिए रुका। इसके लिए किया गया है, इस बार यह बुरा है। स्वर्गीय रानी को पहचान लिया गया था। महिला संपादक ने हंसते हुए कहा, क्या वह शिक्षक झांग ये की पत्नी है? उसकी पीठ से मैं बता सकती हूँ कि वह सुंदर है। शिक्षक झांग वास्तव में धन्य है। अध्याय 184, पब्लिशिंग हाउस के कर्मचारियों की गलतफहमी। मेरी पत्नी, मैं सचमुच ऐसा चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी पत्नी रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। झांग ये ने बाहर खड़े आगंतुकों को एक सहज मुस्कान दी। अरे नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। वह मेरा एक दोस्त है। वह मिलने और कुछ किताबें उधार लेने आई थी। स्वर्गीय रानी उनकी ओर पीठ करके बैठी रही। उसने कोई आवाज नहीं की। महिला संपादक को लगा कि ये थोड़ा अजीब है। भले ही वे सिर्फ दोस्त थे, जब मेहमान घर में प्रवेश करने वाले थे तो वह उनका स्वागत करने के लिए कैसे खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। ये कैसी स्थिति थी? यह इतना विचित्र क्यों था? महिला संपादक ने विनम्रतापूर्वक उस महिला का अभिवादन किया जिसका चेहरा नहीं देखा जा सका। नमस्कार बड़ी बहन। उसके कपड़े पहनने के तरीके और उसके हेयर स्टाइल से ही उससे लग रहा था कि वह बड़ी है। और झांग ये की प्रतिष्ठा भी छोटी नहीं थी, इसलिए उसका दोस्त होने के नाते उसे बड़ी बहन कहना गलत नहीं होगा। जो महिला किताबें पढ़ रही थी उसने धीरे से स्वीकार किया और फिर अपना काम करना जारी रखा। महिला संपादक ने अजीब तरह से अपने बाल खुजलाए और झांग ये से कहा, ओह, क्या हम गलत समय पर आए हैं? झांग ये केवल कुछ ही कह सकी, नहीं, उसने बस मेरे साथ बहस की थी। उसका मूड उतना अच्छा नहीं है। उसका बुरा मत मानना, मुझे इसका खेद है। तर्क? क्या आप सिर्फ दोस्त नहीं थे? कौन सा तर्क? महिला संपादक ने मन ही मन सोचा कि यह जरूर आपकी गर्लफ्रेंड होगी। झांग यू और दूसरे संपादक को भी यह अजीब लगा। उन्होंने पलकें झपकाई और झांग ये की ओर देखा। शिक्षक झांग, हम किताबें लाए हैं। आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं? एक बक्से में किताबों का मोटा ढेर। झांग ये आश्चर्यचकित था, इतनी सारी किताबें? वहां तो 20 होंगी। झांग यू ने हंसते हुए कहा, 30 किताबें, और वे सभी पहली छपाई हैं। अभी तक कोई थोक प्रिंट नहीं है। संपादक ने बक्सा पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर देखा। आप इन्हें कहाँ रखना चाहते हैं? पहले उन्हें देखो, यदि वे ठीक हैं तो हम थोक मुद्रण करेंगे। झांग ये ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप सभी पर भरोसा है। कोई समस्या नहीं होगी। पहले इसे देख लेना बेहतर है। अगर किसी भी तरह से कोई गलत शब्द है तो इसका गुणवत्ता और बिक्री पर असर पड़ेगा। झांग यू ने सुझाव दिया। पुरुष संपादक पहले ही अपार्टमेंट में प्रवेश कर चुका था। मैं इसे यहीं फर्श पर रखूंगा। ये काफी भारी है। स्थिति को देखते हुए झांग ये ने बार बार झांग युवानकी की स्थिति की जांच करने के लिए पीछे मुड़कर कहा, ये। लेकिन झांग यू और महिला संपादक भी अंदर आ गए और दरवाजा भी बंद कर दिया। झांग ये अब उन्हें जाने भी नहीं दे सकते थे। इसका कोई कारण नहीं था। ये बुरा था। बिल्ली जल्द ही थैले से बाहर आने वाली है। आइए, हमें कहाँ बैठकर चर्चा करनी चाहिए? झांग यू ने पूछा। झांग ये ने अपना पसीना पोंछा। बिस्तर पर
बेझिझक बैठ जाए। स्वर्गीय रानी, जो पढ़ रही थी, कोने की ओर मुंह करके खड़ी थी। यदि वे बिस्तर पर बैठते तो वे उसका चेहरा नहीं देख पाते। अधिक से अधिक वे उसका पक्ष आंशिक रूप से ही देख पाएंगे। महिला संपादक बक्सा खोलने के लिए नीचे बैठी और कुछ किताबें निकाली। उसने सबसे पहले झांग ये को एक दिया, देखो, और फिर पीछे मुड़कर अत्यंत सुंदर दृश्य वाली महिला से विनम्रतापूर्वक कहा, बहन, आपके लिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सुंदरी ने ठंडे स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं। महिला संपादक का गला रुंध गया और उसने खांसते हुए कहा, फिर ठीक है। उन दोनों में सचमुच बहस हुई। देखने में तो ये बहुत बड़ा विवाद था। उसने बिल्कुल भी कोई चेहरा नहीं दिया। झांग ये को भी अचानक अपना चेहरा खराब महसूस हुआ। अरे वह तुम्हें एक किताब दे रही थी। वह जानता था कि यह स्वर्गीय रानी का रवैया था, लेकिन फिर भी अगर आप पलटना नहीं चाहते तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते। अब ये भाई कहाँ मुंह रखेगा। इसलिए झांग ये ने महिला संपादक के हाथ से किताब ले ली और चल दिए। उन्होंने इसे झांग युवानिकी के हाथों में सौंप दिया। मुझे भी देखने में मदद करें, ये देखने के लिए कि क्या कोई टाइपो त्रुटि है। स्वर्गीय रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। झांग ये ने मामले को सुलझाने की कोशिश की। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है शिक्षक झांग, हम लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। पहले संकलन पर एक नजर डालें। यदि यह ठीक है तो ये सेट है। हम आप दोनों को आराम करने से परेशान नहीं करेंगे। पुरुष संपादक भी अस्पष्ट ढंग से मुस्कुराए। हमारा विश्राम, आराम करो मेरी गांड। झांग ये बहस नहीं कर सका। उन्होंने झांग ये का संकलन खोला। कवर साधारण था। यह पारंपरिक तरीके से खूबसूरत लग रहा था। इसे खोलने पर बाईं ओर पहले पन्ने पर झांग ये की उम्र और बायोडेटा लिखा हुआ था। दाईं ओर का पहला पृष्ठ प्रस्तावना था। जीवन को गर्मियों के फूलों की तरह सुंदर होने दें और मृत्यु को शरद ऋतु के पत्तों की तरह। अगले पन्ने पलटते हुए कविता का एक पृष्ठ, चित्रण का एक पृष्ठ, उसके बाद नोट्स के 1 या 2 पृष्ठ। ये सब पढ़ने के बाद झांग ये ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, मैंने इसे पढ़ लिया है। ये सब अच्छा है। आमतौर पर जब कोई किताब प्रकाशित होती है तो लेखक प्रकाशन गृह से किताब को जल्दी से जारी करने के लिए विनती करता है। लेकिन झांग एक स्तर के व्यक्ति के लिए यह प्रकाशन गृह बन गया था जिसे उससे भीख मांगनी पड़ी। अन्यथा सामान्य लेखकों के लिए किसी प्रकाशन गृह का कौन सा मुख्य संपादक घर पर पहला प्रिंट भेजने के लिए अपनी टीम लाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि झांग ये की कविताएं इंटरनेट पर कितनी व्यापक थी। उनमें से प्रत्येक एक चमत्कार था। उनके किसी भी काम को कम से कम 10 लाख क्लिक आसानी से मिल जाएंगे। वीवो पर इसके हजारों फॉरवर्ड और कुछ हजार टिप्पणियां होंगी। इसके अलावा झांग ये की गोस्ट ब्लो आउट द लाइट और उनकी परियों की कहानियों की बिक्री में कई मिलियन युआन जमा हुए थे, इसलिए वह पहले से ही इस क्षेत्र में एक अच्छी तरह से स्थापित लेखक थे। वह पहले भी एक रेडियो होस्ट और टेलीविजन होस्ट रह चुके थे, इसलिए बीजिंग में उनकी पहले से ही प्रसिद्धि थी। हालांकि उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन कट्टर प्रशंसकों की संख्या पर्याप्त थी। यदि प्रत्येक ने एक पुस्तक खरीदी तो उन्हें कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए प्रकाशन के मामले पर प्रकाशन गृह झांग ये के प्रति बहुत विनम्र था। झांग यू उठ खड़ा हुआ और झांग ये से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराया। फिर ठीक है, पहला संस्करण तय हो गया है। मैं कल प्रिंटिंग प्रेस चलाऊंगा। झांग ये ने कहा, आइए खुशी से मिलकर काम करें। अच्छे सहयोग के लिए, झांग यू ने कहा। महिला संपादक ने कहा, शिक्षक झांग, तो हम अब जा रहे हैं। मुझे तुम्हें बाहर देखने दो। झांग ये ने पहनने के लिए एक कोट लिया। कोई जरूरत नहीं है। पुरुष संपादक ने कहा, आप इन कुछ दिनों में नोट्स जल्दी जल्दी निकालने से थक गए होंगे। आप ज्यादा नहीं सोए होंगे। संपादक झांग की कार ठीक नीचे है। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। महिला संपादक ने खिलखिलाते हुए कहा, ठीक है, आपको भाभी का साथ रखना चाहिए। भाभी? क्या भाभी? झांग ये लगभग बेहोश हो गई और बोली, वह वास्तव में मेरी दोस्त है, बस सामान्य दोस्त। आपने गलत समझा है। महिला संपादक बस मुस्कुरा दी। फिर उन तीनों ने दरवाजा खोला और चले गए। झांग ये इशारे के तौर पर उन्हें गलियारे तक ले गए। इस समय झांग लू भी हंसे। उन्होंने झांग ये को कंधे पर थपथपाया। ठीक है, अंदर जाओ और अपने साथी को मनाओ। तुम्हारे साथी का स्वभाव वास्तव में मेरी पत्नी की तरह होना चाहिए। मेरी पत्नी भी वैसी ही है। जब वह क्रोधित होगी तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। मेरे लिए कोई चेहरा भी नहीं छोड़ता। इसमें अनुभवी होने के नाते मैं आपको कुछ संकेत देता हूं। आप महिलाओं को जानते हैं, उन सभी को मनाने की जरूरत है। जब आपको हार मानने की जरूरत हो तब हार मान ले। जब वह इस पर काबू पा ले तो आप वापस पुरुष बन सकते हैं। झांग ये वह समझाना चाहता था, लेकिन वे पहले ही लिफ्ट लेकर नीचे आ गए थे। पीछे मुड़कर उसने देखा कि झांग युवानिकी अभी भी उसी स्थिति में था, किताब पढ़ रहा था और पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। झांग ये ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर अपना मुंह सिकोड़ लिया। इस झांग युवानिकी में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले, वह झूठा मोर्चा खोलती है। दूसरा, उसका रवैया सचमुच खराब था। तीसरा, उसकी जीवित रहने की क्षमता कम थी। चौथा, वह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। और इतने पर और आगे।
इसकी संख्या इतनी अधिक थी कि यह बेशुमार थी। जहां तक उसके मजबूत पक्ष की बात है तो उसका एक मजबूत पक्ष था, वह सुंदर थी। और फिर क्या आगे बढ़ने की कोई जरूरत है? नहीं, कहने को और कुछ नहीं है। फिर पहले की सारी कमियां अब मायने नहीं रखती। अध्याय 185। घर पर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। झांग ये नीचे झुके और किताबों का बक्सा उठाया। उसने किताबें खिड़की के पास रख दी और खाली डिब्बा फेंककर फर्श की ओर देखने लगा। फिर उसने लाल स्टिलेटोज उठाए जिन्हें स्वर्गीय रानी ने लात मारकर हटा दिया था और उन्हें दरवाजे के पास रखने के लिए कुछ कदम चला। फिर उसने उसकी ओर एक जोड़ी चप्पल फेंकी। चप्पल, झांग ये ने उसे याद दिलाया। ओह! झांग युवानकी ने अपने पैर नीचे रखे और उन्हें पहन लिया। झांग ये ने उसकी ओर देखा। क्या तुमने खाया? हाँ, झांग युवानकी ने आधे अधूरे मन से उत्तर दिया। तो फिर पढ़ना जारी रखो, मैं कुछ खाना बना दूंगी, झांग ये ने कहा। स्वर्गीय रानी ने अपना सिर नहीं घुमाया, वह किताब पढ़ती रही। ये झांग ये की संकलन पुस्तक थी। झांग ये भूखी थी। झांग लू एंड कंपनी ने उसे परेशान कर दिया। स्वर्गीय रानी की लगभग खोज हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप झांग ये का दिल घबरा गया था। उसने स्टोव चालू किया और गुवामियन नूडल्स, अंडे और कुछ हरे प्याज का एक कटोरा तैयार किया। वह इंस्टेंट नूडल्स खाने से बीमार हो गया था, इसलिए वह स्वाद बदलने के लिए गुवामियन नूडल्स खाना चाहता था। उसने इसे गंदा कर दिया। जब वह खाना खा रहा था, स्वर्गीय रानी ने अचानक किताब बंद कर दी। मुझे किताब दो। झांग ये ने नूडल्स से अपनी ठुड्डी पर दाढ़ी बनाते हुए कहा, ले लो, वैसे भी मेरे पास बहुत कुछ है। झांग युवानकी ने उसकी ओर देखा। जीवन को गर्मियों के फूलों की तरह सुंदर और मौत को पतझड़ के पत्तों की तरह सुंदर होने दो। क्या तुमने ऐसा लिखा है? और कौन हो सकता है? झांग ये हंसे। क्यों? ये बुरा नहीं है, है ना? झांग युवानकी ने लापरवाही से कहा, एक दिन जब मैं एक किताब प्रकाशित करूं तो मुझे प्रस्तावना लिखने में मदद करें। यह तय हो गया है। आपका क्या मतलब है? सेटल। ऐसा नहीं चलेगा, झांग ये ने कहा। मेरी कविताएं स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती हैं। अगर आपको सचमुच मेरी कविताएं पसंद हैं तो मैं आपको किताब दे सकता हूं और अपना ऑटोग्राफ दे सकता हूं। झांग युवानकी ने बिना कोई चेहरा बताए कहा, ऑटोग्राफ अनावश्यक है। झांग ये ने गुस्से में कहा, ऐसा होने से भविष्य में आपका कोई दोस्त नहीं होगा। नूडल्स खत्म करने और बर्तन धोने के बाद झांग ये ने अपनी घड़ी की ओर देखा। देर हो रही थी। क्या आप आज जा रहे हैं? झांग ये ने पूछा। हाँ। झांग युवानकी ने भी समय देखने के लिए अपनी कलाई ऊपर उठाई। शायद उसे भी पता चल गया कि देर हो चुकी है। बगल में देखते हुए उसकी नजर झांग ये के बटुए पर पड़ी। बिना किसी शालीनता के उसने मेज पर रखा बटुआ उठाया और खोला। फिर उसने उसमें से 500 युआन निकाल लिए। झांग ये ने चिंतित होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं पैसे नहीं लाया, मुझे कुछ उधार दो, झांग युवानकी ने ठंडे स्वर में कहा। झांग ये ने बेबसी से कहा, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। झांग युवानकी ने स्वीकार किया, ऐसा होगा। यार, क्या तुम अधिक विनम्र हो सकते हो? झांग ये समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। तुम्हारा घर कहाँ है? जब तक ये बहुत दूर न हो। लगभग 9 बज गए हैं। यदि यह उपनगर है तो मैं वहां जाने के बाद वापस नहीं आ सकूंगा। झांग युवानकी ने ठंडे स्वर में कहा, माजिया बाव में एक जिन्युआन होटल है, आप मुझे वहां भेज सकते हैं। आप होटल क्यों जा रहे हैं? झांग ये ने उत्सुकता से पूछा। 2 दिनों के लिए शांति और सुकून। मैं नौकरी से बच रहा हूं, झांग युवानकी ने कहा। झांग ये को केवल यह एहसास हुआ कि स्वर्गीय रानी हर बार आराम करने के लिए उनके घर आती थी। वह हलचल से बच रही थी। उनके स्थान पर उसे स्वर्गीय रानी के रूप में अपनी स्थिति की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। वह जो चाहे कर या कह सकती थी। आज स्वर्गीय रानी के स्पष्ट रूप से ऐसे इरादे थे, लेकिन चूंकि पहले ही देर हो चुकी थी, वह संभवतः झांग ये के घर में नहीं रहना चाहती थी। स्त्री पुरुष का एक साथ अकेले रहना अशोभनीय था। पहली बार केवल इसलिए क्योंकि वह नशे में थी और उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। हाय, भूल जाओ, वह उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जब भी स्वर्गीय रानी को काम का तनाव होता तो वह सबसे पहले झांग ये के बारे में सोचती और उसके पास आती। हालांकि झांग ये ने लगातार शिकायत की, लेकिन वह अंदर से काफी खुश था। स्वर्गीय रानी अपने उदासीन रवैये के साथ समारोह में खड़ी नहीं हुई। एक अलग दृष्टिकोण से, यदि स्वर्गीय रानी वास्तव में झांग ये को उतना ही नापसंद करती थी जितना उसने कहा था, तो वह हर बार आराम करने के लिए झांग ये के घर क्यों आती थी? उसे अन्य मित्र क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए झांग ये का मानना था कि यद्यपि वह स्वर्गीय रानी के दिल में महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वह कम से कम विशेष था। इसके अलावा स्वर्गीय रानी उस पर बहुत भरोसा करती थी। ये सोचकर झांग ये ने एक कोमल मुस्कान बिखेरी। मुझ पर भरोसा करना सही होगा। आपके पास ये जानने की दूरदर्शिता है कि यह भाई आपके बारे में बकवास नहीं करेगा। स्वर्गीय रानी का स्वभाव बुरा था, इसलिए उसके पास लोगों का मूल्यांकन करने का एक तरीका था। स्वर्गीय रानी ने पहले से ही अपना धूप का चश्मा और चेहरे पर मास्क पहन रखा था। झांग ये को भी डर था कि उसे पहचान लिया जाएगा। आखिरकार वह बीजिंग में कुछ हद तक प्रसिद्ध था, इसलिए उन्होंने धूप का चश्मा भी पहना था और स्वर्गीय रानी के साथ न चलकर संदेह पैदा करने से बच गए।
वह सबसे पहले कार चलाने के लिए नीचे गया। एक सुनसान जगह पर कार रोकने के बाद थोड़ी देर बाद झांग युवानकी भी नीचे दिखाई दिए आसपास। झांग ये ने अपनी कार की खिड़कियां नीचे की और धीरे से कहा। झांग युवानकी ने अपनी BMW X5 को देखा। वह पैसेंजर सीट पर नहीं बैठी, वह पीछे बैठी। इससे लोगों के लिए उसे देखना मुश्किल हो गया। आपकी कार। झांग ये ने स्टीयरिंग व्हील को थपथपाया। ये सही है, बुरा नहीं है ना? आपको लगता होगा कि यह एक सामान्य X5 है ना? हाँ, तो आप गलत होंगे। मेरी यह कार है। झांग युवानकी ने अपना सिर नीचे कर लिया और झांग ये का संकलन पढ़ना जारी रखा। झांग ये शेखी बघारना चाहता था, लेकिन अंततः वह अपने शब्दों पर अड़ा रहा। वह केवल निराशाजनक ढंग से गाड़ी चला सका। उसने फिर डींगे नहीं मारी। इस स्वर्गीय रानी को चैटिंग पसंद नहीं थी। ये ज्यादा दूर नहीं था। उनके सामने जिन्युआन होटल का साइन बोर्ड दिखाई दिया। झांग ये सड़क पर रुका। हम यहाँ हैं। ये 5 सितारा होटल जैसा दिखता है, या ये 4 सितारा है? आपने मुझसे जो 500 रुपये लिए हैं वह आपके लिए वहां 2 दिनों तक रहने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, है ना? झांग युवानकी ने किताब पढ़ते समय अपना सिर भी नहीं उठाया। मुझे एक कमरा दिलाने में मदद करे। मेरे पास बस नहीं है, न ही मेरी कोई पहचान है। अगर मेरे पास है भी तो मैं इसका उपयोग नहीं कर सकती। सचमुच मामला यही था। यदि होटल में स्वर्गीय रानी के पहचान पत्र का उपयोग किया गया तो तूफान मच जाएगा। वह धूप का चश्मा पहन सकती थी, लेकिन उसके पहचान पत्र पर तस्वीर नहीं थी। वह तो पहचानी ही जानी थी। आमतौर पर स्वर्गीय रानी के स्तर पर एक सेलिब्रिटी, यहां तक कि जब वे व्यावसायिक यात्राओं पर बाहर होते थे तो उनके प्रबंधक या सहायक अपनी पहचान का उपयोग करके उनके लिए एक कमरा बुक करते थे। अगर प्रशंसकों को पता होता तो वे निश्चित तौर पर घिर जाते और परेशानी होती। ठीक है, झांग ये ने अपने होठों को थपथपाया। वह उतरकर होटल की लॉबी में चला गया। हाय, मुझे एक कमरा लेना है। क्या आपके पास आरक्षण है? फ्रंट डेस्क पर क्लर्क ने पूछा। नहीं, झांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्लर्क ने कहा, फिर मुझे बहुत खेद है। हमारे सभी कमरे भरे हुए हैं। झांग ये आश्चर्यचकित था। वे सभी भरे हुए हैं। एक स्वीट भी पर्याप्त होगा। एक भी कमरा उपलब्ध नहीं है। क्लर्क ने समझाया, ये पहले से ही 9 बज चुका है, इसलिए जब तक कोई अभी जांच नहीं करता इसकी बहुत संभावना नहीं है। झांग ये केवल होटल से बाहर निकलकर कार में लौट सकती थी। कोई कमरा नहीं बचा है। झांग युवानकी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, देखते रहो, अन्य होटल भी ऐसा करेंगे। यार, मैं तो तुम्हारा सहायक बन चुका हूँ। झांग ये को गाड़ी चलाते समय घुटन महसूस हो रही थी। कार से उतरने और एक अपेक्षाकृत आकर्षक होटल के बारे में पूछने के बाद भी वहां कोई कमरा नहीं था। झांग ये ने फ्रंट डेस्क पर क्लर्क से पूछा कि क्या उसके आसपास कोई जगह है जहां वह जा सकता है। क्लर्क बहुत अच्छा था और उसने चुपचाप सड़क की ओर इशारा किया। जब झांग ये ने देखा तो यह एक मोटल का साइन बोर्ड था। किसे पड़ी है? कहीं भी रहना एक समान था। झांग ये ने झांग युवानकी को नहीं बताया। सड़क पार करने के बाद उन्होंने पाया कि मोटल एक छोटे से आवासीय क्षेत्र में स्थित था। इसे चेंगफेग मोटल कहा जाता था। यह बहुत पुराना था और बाहर से बहुत भद्दा दिखता था। मोटल में प्रवेश। क्या कोई कमरा उपलब्ध है? झांग ये ने पूछा। फ्रंट डेस्क पर क्लर्क ने कंप्यूटर चेक किया। मुझे देखने दो। ओह, वहां एक है। एक सामान्य किंग साइज बिस्तर वाला कमरा। झांग ये ने सिर हिलाया। मैं इसे लूंगा। कृपया इसे मुझे दे दो। इसके बाद उन्होंने अपना पहचान पत्र निकाला और औपचारिकताएं पूरी की। क्लर्क शायद झांग ये को नहीं जानता था। पहचान पत्र देखने के बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कमरा उसके लिए तैयार था। झांग ये ऊपर नहीं गए। वह पहले कार में लौटे और छोटे आवासीय क्षेत्र की ओर चले गए। वह एक कोने पर रुका और फिर झांग युवानकी को इशारा किया। क्या ऐसा चलेगा? मुझे पहले ही एक कमरा मिल गया है। झांग युवानकी ने उदासीनता से कहा, आप क्या सोचते हैं? झांग ये ने खांसते हुए कहा, यह जगह वास्तव में बुरी नहीं है। यह ध्यान आकर्षित करने वाली नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है कि दूसरे आपको पहचान लेंगे। कौन सोचेगा कि स्वर्गीय रानी यहाँ रहेगी? सही है। यह एक धोखा है। क्या आप 2 दिन की शांति और सुकून नहीं चाहते ताकि कोई आपको परेशान न करे? मुझे लगता है कि यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है। यह सस्ता भी है। हाँ, मुख्य कारण यह था कि यह सस्ता था। स्वर्गीय रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो ये नहीं बता सका कि वह संतुष्ट थी या नहीं। झांग ये ने अंत में कहा, चलो चले। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके लिए एक बेहतर होटल आरक्षित करूंगा और इसे बदल दूंगा। आज निश्चित रूप से कोई कमरे उपलब्ध नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। झांग युवानकी ने पुस्तक रखी। जाओ, मैं पहले अंदर जाऊंगा। आप 5 मिनट में मेरे साथ आए। कमरा 318। चूंकि आपके पास कोई पहचान नहीं है, फ्रंट डेस्क जांच कर सकता है कि क्या हम साथ हैं। ये कहते हुए झांग ये ने सबसे पहले मोटल में प्रवेश किया। कमरा बड़ा नहीं था और अधिकतम 18 वर्ग मीटर का था। झांग ये ने खिड़की से नीचे देखा और उसने स्वर्गीय रानी को मोटल की ओर चलते देखा। इस दृश्य ने झांग ये का खून दौड़ा दिया। ऐसा लगा जैसे वह विवाहेतर संबंध में उलझा हुआ था। अचानक झांग ये ने झांग युवानकी से कुछ ही दूरी पर देखा। ओह, ये 2 लोग कौन है?
वे झांग युवानिकी की ओर क्यों इशारा कर रहे थे? वे जुड़े थे और शायद वे यहाँ कमरा लेने आए थे। हालांकि वे वर्तमान में झांग युवानिकी को देख रहे थे और धीमी आवाज में बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद दस्तक दस्तक। झांग ये ने जल्दी और चुपचाप दरवाजा खोला। एक बार जब स्वर्गीय रानी ने प्रवेश किया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, इस डर से कि लोग दरवाजे के छेद से देख सकते हैं। कमरा थोड़ा छोटा है, इसलिए इससे काम चलाओ। झांग युवानिकी ने चारों ओर देखा। बहुत संभव है कि वह पहले कभी इतने छोटे मोटल में न रही हो। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने पर्दा डाल दिया। झांग ये के पास घर पर ज्यादा विचार नहीं थे, लेकिन एक मोटल में झांग ये कल्पना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तो मैं पहले जा रहा हूँ। कल मैं जिंगयुआन होटल में एक कमरा आरक्षित करूंगा। शायद दोपहर का समय होगा। मैं दोपहर में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, आपके पास सेल फोन नहीं है। मुझे आपके कमरे का विस्तार याद रहेगा ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं। फिर झांग ये को नंबर याद आया और उसने अपना धूप का चश्मा पहना और नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। स्वर्गीय रानी इससे पहले कब 5 सितारा होटल में नहीं रहती थी। फिर भी उसने उसे मोटल का कमरा दिला दिया था और यह प्रतिदिन 108 पर सबसे सस्ती जगह थी। ये सोचकर झांग ये थोड़ा खुश हुआ। जब वह लॉबी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर था तो उसने कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुना। क्षमा करें, हमारे पास और कमरे नहीं है। नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ। क्या झांग युवानिकी यहाँ रह रही है? कौन सा झांग युवानिकी? स्वर्गीय रानी। हाँ, किसी ने कहा कि उसने उसे यहाँ देखा। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा। स्वर्गीय रानी हमारे मोटल में क्यों रहेगी? हुर, तुम बहुत विनोदी हो। कृपया चले जाओ। अरे कोई चित्र नहीं। किसने तुम्हें चित्र लेने दिया? तस्वीरें लो, ये बड़ी खबर है। ये सुनकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर कदम बढ़ा सके। अरे नहीं, पत्रकार यहाँ है। अध्याय 186। स्वर्गीय रानी झांग की देर रात रहस्यमय आदमी से मुलाकात। कक्ष 318। झांग ये तेजी से पीछे हट गया। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और गर्म हवा का तेज झोंका बाहर आया। स्पष्ट रूप से झांग युवानिकी ने कमरे में हीटर चालू कर दिया था। उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। क्या बात? स्वर्गीय रानी ने लापरवाही से पूछा। पहले मुझे अंदर आने दो। झांग ये कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। वहां एक समस्या। झांग युवानिकी बहुत शांत थी क्योंकि वह युद्ध कठोर थी। धीरे बोलो। क्या हुआ? झांग ये ने नीचे की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कुछ पत्रकार हैं। वे मोटल के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ रह रहे हैं। मैंने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनमें से 2 को सुना। वे तस्वीरें भी लेते रहे। मैं हैरान हूँ, हम अभी पहुंचे, उन्हें कैसे पता चला? अयो, मुझे अब याद आया। जब आप अंदर आ रहे थे तो क्या कोई जोड़ा आपके पीछे नहीं चल रहा था? मैंने उन्हें आपकी ओर इशारा करते हुए देखा, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा कि वे सिर्फ आपकी खूबसूरत पोशाक के बारे में बात कर रहे थे। यह अच्छा नहीं है। यह सुनकर झांग युवानिकी ने लाइट बंद कर दी और खिड़की के पास गया। उसने नीचे देखने के लिए उसे थोड़ा सा खोला। एक कार, 2 गाड़ियां। वहां अधिक से अधिक लोग आ रहे थे। ये लोग साफ तौर पर पत्रकार थे। ये बहुत स्पष्ट था। उनमें से कुछ के पास कैमरे भी थे। उनमें से कुछ बिल्कुल सामान्य लोग थे। शायद वे स्वर्गीय रानी झांग के प्रशंसक थे। अब तक मोटल के आसपास बहुत से लोग जमा हो गए थे और जिले से भी कुछ लोग पजामा पहनकर आ गए थे। सिस्टर झांग यहाँ आई थी। मैंने भी यह सुना। ये बहुत रोमांचक है। वह कहाँ है? कहाँ? मैं उसे क्यों नहीं देखता? इतने सारे पत्रकार। हे भगवान, क्या ये पागलपन हो रहा है? इसमें पागलपन की क्या बात है? ये स्वर्गीय रानी झांग है। उसकी हर हरकत दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है। यदि आप पागलपन के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं पागल हो रहा हूँ। क्या बहन झांग का कोई प्रेमी है? वह होटल में क्यों आएगी? आपकी बहन? कौन सा कुतिया का बेटा बहन झांग को लुभाने में कामयाब रहा? मुझे मत बताओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं उससे मरते दम तक लड़ूंगा। मेरी बहन झांग, मेरी देवी। मैं आज नहीं जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कौन है। इस मोटल के लिए केवल एक प्रवेश और निकास द्वार है। जब तक हम इसे रोकते हैं, हम अंदर या बाहर आने वाले किसी भी व्यक्ति को जान लेंगे। एक के बाद एक लोग आते गए। जल्द ही मोटल के सामने वाले यार्ड में लगभग 100 लोग जमा हो गए। जिज्ञासावश कई लोगों के शामिल होने से संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। खबर कहां से फैली? कमरे में। झांग युवानिकी ने पर्दे बंद कर दिए। इंटरनेट जांचें। झांग ये ने तुरंत अपने फोन का ब्राउजर चेक किया। पूरी तरह से खोजे बिना ही उसे समाचार लेख मिल गया था। लिंक पर क्लिक करने पर एक पेज दिखाई दिया जिसमें एक महिला के पीछे के दृश्य की तस्वीर दिखाई दे रही थी। लाल टॉप, काली स्कर्ट, लाल स्टिलेटो हील्स। उसके सिर के ऊपर मोटल का साइन बोर्ड था। हालांकि यह सिर्फ पीछे का दृश्य था और तस्वीर धुंधली थी, इसे एक और स्पष्ट तस्वीर के बगल में रखा गया था। ये व्हाइट मेड इन 2 के प्रीमियर पर झांग युवानिकी की तस्वीर थी। उसने दोनों तस्वीरों में एक जैसे कपड़े पहने थे और उन्हें एक ही दिन में कैद भी किया गया था।
सुर्खियां और भी रोमांचक थीं। स्वर्गीय रानी झांग की रहस्यमय आदमी से गुप्त मुलाकात। झांग युवानिकी और मिस्ट्री मैन ने मोटल में जांच की। क्या हेवनली क्वीन का कथित बॉयफ्रेंड सामने आया है? ये कौन हो सकता है? सुर्खियां अधिक से अधिक चौंकाने वाली होती जा रही थी, लेकिन सामग्री काफी हद तक वही थी। जैसा कि सभी जानते हैं, जब से हेवनली क्वीन झांग ने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, तब से वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही और न ही कभी किसी रिश्ते की कोई खबर आई। लेकिन आज एक जोड़े ने वीबो पर एक तस्वीर पोस्ट की। संदेह है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति झांग युवानिकी है। हमारे पत्रकारों की तस्वीरों के साथ तस्वीर की तुलना करने के बाद ये 90% पुष्टि हो गई है कि जो व्यक्ति मोटल में गया था वह झांग युवानिकी था। इससे पहले दिन में वह व्हाइट मेरिन 2 के प्रीमियर में शामिल हुई थी। उनका फिगर और कपड़े बिल्कुल एक जैसे हैं। व्हाइट मेरिन 2 का प्रीमियर कुछ घंटे पहले समाप्त हुआ और स्वर्गीय रानी झांग बिना बदलाव किए गायब हो गई। वह रहस्यमय तरीके से बाद में वही पोशाक पहने नानचिन के एक मोटल में दिखाई दी। पोशाक में जेब नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास कोई पैसा या पहचान पत्र नहीं है। जिस जोड़े ने सबसे पहले उसे देखा था, उसने कहा कि स्वर्गीय रानी लिफ्ट से सीधे ऊपर चली गई थी और उसने रिसेप्शन काउंटर पर कमरा नहीं मांगा था। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वर्गीय रानी झांग वहां अकेली नहीं रह रही है। कोई उसका इंतजार कर रहा था, प्रबंधक, सहायक या स्वर्गीय रानी की महिला मित्र। इसकी संभावना नहीं है। किसी महिला मित्र से मुलाकात घर पर क्यों नहीं होगी या किसी बड़े होटल में, लेकिन इसके बजाय गुप्त रूप से एक छोटे जिले के महत्वहीन मोटल में जा रहे हैं। इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, दूसरा पक्ष एक पुरुष है। राज छुपाने के लिए उन्हें ऐसी जगह बसनी पड़ी। किसने सोचा होगा कि देश की प्रसिद्ध हेसलिस्ट हेवनली क्वीन एक मोटल में बस जाएगी? सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह बन गई है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे प्रेमियों के एक जोड़े ने देखा, जिन्होंने उसकी तस्वीर ली। इसे पढ़ने के बाद झांग ये लगभग बेहोश हो गई। क्या पत्रकारों का ये समूह जासूस के रूप में काम कर रहा है? क्या वे विश्लेषणात्मक कार्य में बहुत अच्छे नहीं हैं? ये और वह एक साथ रखे जा सकते हैं। लेख पढ़ने के बाद झांग युवानिकी की नजरें उदास हो गईं। झांग ये को पता था कि यह मामला तूल पकड़ चुका है। मैं जल्दी क्यों नहीं चला जाता? आप कैसे जा सकते हैं? झांग युवानिकी ने पूछा। यहाँ केवल एक ही दरवाजा है। मोटल के कर्मचारी शायद आपको नहीं पहचानेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पत्रकार मूर्ख है? आप बस एक जोड़ी धूप का चश्मा पहनकर उनके पास आ सकते हैं। झांग ये भी जानता था कि यह सच है। वह अब कोई अनजान व्यक्ति नहीं था जो सड़कों पर बिना पहचाने चल सके। पत्रकार तो उसे पहचान ही लेंगे। अब अगर वह बाहर जाएंगे तो उनकी तस्वीरें जरूर ली जाएंगी। यदि उनका और झांग युवानिकी के बीच पहले कोई लेन देन नहीं था तो वे इसे टाल सकते थे। लेकिन झांग ये ने हेवनली क्वीन के लिए एक गीत लिखा था, इसलिए किसी को भी पता चल जाएगा कि वे दोनों पहले भी काम के दौरान मिल चुके थे। दो लोग जो एक दूसरे को जानते थे, दो सार्वजनिक हस्तियां एक ही दिन में और एक ही समय में एक मोटल में जांच कर रहे थे। यहां तक कि एक मूर्ख को भी पता होगा कि इसमें कुछ तो बात थी। उन अति संवेदनशील पत्रकारों की तो बात ही छोड़िए। इस मामले के कारण और प्रभाव को देखते हुए झांग ये भी विश्वास नहीं करेगा कि उसका स्वर्गीय रानी झांग से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट भी 2 और 2 को एक साथ रख रहा था। हर कोई अविश्वास में था। स्वर्ग, मेरी बहन झांग, नहीं, मेरी देवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? मैं गुस्से में हूँ। वे एक मोटल में भी ऐसा कर रहे हैं। ओह मेरे दिल, इससे खून बह रहा है। कमीने, हमारी देवी को जाने दो। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते। सिस्टर झांग भी एक सामान्य महिला है। उसे संबंध बनाने, शादी करने और बच्चे भी पैदा करने की जरूरत है। आप सिस्टर झांग के बुनियादी अधिकार और प्यार करने की आजादी नहीं छीन सकते। मैं सिस्टर झांग की प्रेम करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूँ। वह बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और बहुत थक गई है। हर दिन काम काम और काम है। आप में से किसने कभी उसके लिए महसूस किया है? यह सच हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अभी भी भयानक महसूस करता है। मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर वह कौन हो सकता है? वह कमीना, वह इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है कि उसकी नजर सिस्टर झांग पर पड़ी? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। माँ जिया बाओ जहां मैं हूं वहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी बीजिंग से हूं। चलो साथ चलें। हमें उस आदमी को पकड़ना होगा और उसे मार डालना होगा। निस्संदेह उन्होंने जो कुछ भी कहा वह केवल मजाक में था। जो भी हो, लगभग सभी नेटिजन मौज मस्ती और चर्चा में शामिल होने आए थे। कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए कह रहे थे कि वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वे अपनी नफरत को कम करने के लिए रहस्यमय आदमी की जिंदा खाल उतार देंगे। ये बड़ा होता जा रहा था। झांग ये सब पढ़कर चकित रह गया। ये भाई पहले भी कई बार मुसीबत में फंस चुका है और इंटरनेट पर अक्सर उसके बारे में चर्चा होती रहती है। लेकिन झांग युवानिकी के साथ घोटाला एक अलग स्तर पर था। अतीत में चर्चाएं बीजिंग के भीतर ही रखी जाती थी। चूंकि झांग युवानिकी पूरे देश में लोकप्रिय थी, इसे आप वास्तव में चर्चा कहेंगे। केवल आधे घंटे के अंदर ही यह वीबो पर हेडलाइन बन गई। टाइबा, चर्चा मंचों और अन्य प्रमुख पोर्टलों पर यह घोटाला हर जगह था।
झांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खुद पर मजाक उड़ाया। यार तुम्हें श्रेय है, मैं अब सुर्खियों में आ गया हूँ। झांग युवानिकी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। झांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सबसे बड़ी बात ये थी कि टाइबा पर उनके अपने प्रशंसक भी उन्हें डांट रहे थे। हरामी, स्वर्गीय रानी झांग मेरी सबसे पसंदीदा है। ये खत्म हो गया है, फूल गाय के गोबर पर लगाए जाने चाहिए। एट झांग ये क्या शिक्षक झांग ये आसपास है। आओ और इस बेशर्म कृत्य की आलोचना करो। स्वर्गीय रानी झांग हर किसी की है, उस कमीने की नहीं। झांग ये के प्रशंसकों के भीतर झांग युवानिकी के भी कई प्रशंसक थे। झांग ये ने सोचा अपनी बहन की आलोचना करो, अपनी बहन की बेशर्म हरकत करो। तुमने मेरे लिए ऐड क्यों किया? जाहिर तौर पर उनके प्रशंसकों को नहीं पता था अब स्वर्गीय रानी झांग के साथ रहस्यमय व्यक्ति जो घोटाला पैदा कर रहा था वास्तव में उनके शिक्षक झांग ये थे। बहुत से नेटिजन्स को भी इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। स्वर्गीय रानी मोटल में क्यों जाएगी? यह असंभव है। यह महज एक संयोग हो सकता है कि उन्होंने एक ही पोशाक पहनी हुई थी। सही है, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। हेवनली क्वीन अब किसी रिश्ते में नहीं आएगी। अगर वह ऐसा करती भी तो वह अपने प्रशंसकों को बताती। हेवनली क्वीन हम प्रशंसकों से कभी कुछ नहीं छिपाती। क्या उन्होंने इसे गलत समझा? ये सिर्फ एक नौटंकी हो सकती है। व्हाइट मेरिन 2 की स्क्रीनिंग अभी शुरू हुई है और बॉक्स ऑफिस के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या किसी ने बॉक्स ऑफिस की बिक्री बढ़ाने के लिए ये खबर जारी की है? ये सामान्य व्यवहार है। इसके बाद झांग युवानिकी के प्रबंधन ने भी एक बयान जारी किया। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें तुरंत अपना संकट पीआर शुरू करना पड़ा। कंपनी के आधिकारिक वीबो और झांग युवानिकी के प्रबंधन वीबो ने एक ही समय में घोषणा की, मौजूदा अफवाहों पर हम अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहते हैं। फोटो में दिख रहा व्यक्ति झांग युवानिकी नहीं है। कृपया और अधिक अफवाहें न फैलाएं। सिस्टर झांग इस समय अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर फिल्म के प्रीमियर का जश्न मना रही है। सिस्टर झांग किसी मोटल में कैसे आ सकती है? अगले ही पल झांग युवानिकी के वीबो ने भी कुछ पोस्ट किया। पजामा पहने और अपने विला की बालकनी पर खड़ी झांग युवानिकी की एक सेल्फी पोस्ट की गई। अभी अभी मैंने अपना फेस मास्क तैयार किया है। दोस्तों, इतने सारे लोग मुझे @ing क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? उसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसे ए लिस्ट सेलिब्रिटी माना जाता था ने भी कुछ पोस्ट किया। ये निंग लैन थी, एक गायिका जो झांग युवानिकी के काफी करीब मानी जाती थी। मैं सिस्टर झांग के घर पर हूँ। हमने अभी अभी अपना फेस मास्क तैयार किया है और हम सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, हम दोनों ने मोटल में कब टेलीपोर्ट किया? झांग युवानिकी शांति से बिस्तर पर बैठ गया। झांग ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आपकी कंपनी और आपके दोस्त वास्तव में आपकी बहन है। वह बिना किसी समन्वय की आवश्यकता के झूठ बोल रहा था। स्वर्गीय रानी स्पष्टतः उसके साथ थी। और क्या आप सब कह सकते हैं कि वह घर पर थी, बिना कुछ सोचे समझे? यहां तक कि एक सेल्फी भी पोस्ट की गई। और यहां तक कि एक अन्य लिस्ट सेलिब्रिटी का कहना है कि वे एक साथ फेस मास्क बना रहे थे। झांग ये अंततः समझ गए। उन्होंने अपने लिए ये भी नोट कर लिया कि वह अब इन सेलिब्रिटीज की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वे बकवास से भरे हुए थे, लेकिन कई नेटिजन्स ने इस पर विश्वास किया। यकीन से, मैंने आप सभी को बताया कि यह एक अफवाह थी। हाँ, स्वर्गीय रानी का कोई साथी नहीं है। लेकिन इन नेटिजन्स के बीच होशियार लोग भी थे जिन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। सेल्फी, कौन जानता है कि इसे किसने पोस्ट किया और कब लिया गया? पृष्ठभूमि में चंद्रमा इतना गोल क्यों है? बीजिंग के मित्रों, क्या आप सत्यापित कर सकते हैं कि क्या आज रात चंद्रमा वास्तव में इतना गोल है? यह अभी 15वीं या 16वीं भी नहीं है। यही कारण है कि सेल्फी संदिग्ध है। अच्छी बात, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है। ये खत्म हो गया, मेरा दिल टूट गया है। मेरी देवी झांग को ले लिया गया है। इस तस्वीर के लिए सभी ने गर्मागर्म चर्चाओं का एक और दौर शुरू कर दिया। मामला एक बार फिर और भी तूल पकड़ चुका था। ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, जहां महीने की 15 तारीख को पूर्णिमा होती है। अध्याय 187, पर्दे। मोटल में फ्रंट डेस्क लोगों से भरा हुआ था। पत्रकारों के पास अपनी तोपें, कैमरा, जूम तैयार थी। सभी कैमरे प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे। कृपया चले जाओ, इधर उधर मत खड़े रहो, फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने नाखुशी से कहा। एक टेलीविजन स्टेशन रिपोर्टर ने कहा, क्या आप हमें अतिथि सूची देखने दे सकते हैं? फ्रंट डेस्क स्टाफ ने उसे घूरकर देखा। ये कैसे संभव है? सभी मेहमानों के नाम निजी हैं। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, फिर क्या आपने अभी एक महिला को ऊपर जाते देखा? वह किस कमरे में रहती है? फ्रंट डेस्क स्टाफ ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, कोई टिप्पणी नहीं। क्या आप पत्रकार या पुलिसकर्मी हैं? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? जल्दी से चले जाओ, आप सभी हमारे काम को प्रभावित कर रहे हैं। वह पूरी तरह से नाराज थी। झांग युवानिकी, निस्संदेह वह जानती थी कि वह कौन था। क्या इतनी प्रसिद्ध स्वर्गीय रानी ऐसे जीर्ण शीर्ण और दूर स्थित मोटल में आएगी जिसमें इतनी खराब सुविधाएं थी? क्या यह अतिशयोक्ति नहीं थी? क्या वह नहीं जानती कि यह कितनी घटिया जगह थी? यहाँ केवल वही छात्र आते थे जिनके पास कोई साधन नहीं था। यहाँ तक कि वे सफेदपोश कार्यकर्ता भी यहाँ नहीं आना चाहेंगे। हालात बहुत खराब थे।
और तुम्हें लगता है कि कोई स्वर्गीय रानी आएगी। इसके बजाय स्वर्गीय रानी रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं सोएगी। इसी समय लोगों का एक समूह बाहर से अंदर आ गया। प्रबंधक, आप अंततः यहाँ हैं। फ्रंट डेस्क स्टाफ लगभग रो पड़ा। मैनेजर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सीधे चेहरे से पूछा, क्या हुआ? आप सब क्या चाहते हैं? उन्हें पहले ही फोन पर स्थिति के बारे में पता चल गया था। हमें हमारे काम से परेशान मत करो, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद पत्रकार जबरदस्ती मोटल छोड़ने पर राजी हो गए। लेकिन वे 100 से अधिक झांग युवानिकी प्रशंसकों के साथ मोटल के प्रवेश द्वार को देखते हुए क्षेत्र में रुके रहे। जब वे चले गए तो महिला फ्रंट डेस्क स्टाफ ने शिकायत की, वास्तव में लोगों का ये झुंड। मैनेजर ने भी हैरान होकर पूछा, क्या स्वर्गीय रानी सचमुच हमारे यहाँ आई थी? फ्रंट डेस्क स्टाफ ने अपना सिर हिलाया, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैंने उसे नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि अफवाह किसने शुरू की। मैनेजर ने बाहर देखा और सोचा, उन्हें इंतजार करने दो, कम से कम वे हमारे मोटल को कुछ प्रचार दे रहे हैं, जब तक कि वे परेशानी पैदा न करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ ने कड़वाहट से कहा, लेकिन उनमें से कुछ पत्रकार और प्रशंसक पहले ही ऊपर जा चुके हैं। उनमें से लगभग एक दर्जन। मैं स्वयं उन्हें रोक नहीं सका। तीसरी मंजिल, कक्ष 318। झांग ये को बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि उसने इंटरनेट पर एक के बाद एक मुसीबतों की लहर देखी। झांग युवानिकी ने अपना फोन उठाया और एक अकाउंट पर लॉग इन किया। एक संदेश था। यह उसका प्रबंधक फैंग वेहोंग था। सिस्टर झांग, मेरी प्यारी बहन, क्या आप परेशानी पैदा नहीं कर सकती? क्या तुम गायब होने का कृत्य दोबारा नहीं कर सकते? क्या आपने देखा कि ऑनलाइन क्या हो रहा है? हर जगह आपके घोटाले की खबर है। हे मेरी दादी, क्या आप कृपया हमें बख्श सकते हैं? जल्दी वापस आना, हम पहले से ही बड़ी मुसीबत में हैं। झांग युवानिकी ने स्माइली फेस इमोटिकॉन के साथ उत्तर दिया। फैंग वेहोंग ने तुरंत उत्तर दिया, आखिरकार आप प्रकट हो गए। हे भगवान, आप इसे कब तक जारी रखने का इरादा रखते हैं? आप मोटल में क्यों गए? आप किसके साथ हैं? झांग युवानिकी ने एक और स्माइली चेहरा भेजा। फैंग वेहोंग ने स्वीकार किया कि वह कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपके निजी मामलों के बारे में नहीं पूछूंगी और मैं यह नहीं जानना चाहती कि आप किसके साथ हैं। बस मुझे बताओ, तुम कब वापस आओगे? हमने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है और स्पष्टीकरण के लिए वीबो पर आपकी सेल्फी भी पोस्ट की है। और आपके दोस्त ने भी आपको झूठ बोलने में मदद की, लेकिन झूठ कब तक चल सकता है? मामले को शांत करने के लिए आपको जल्दी से खुद को दिखाना होगा। झांग युवानिकी ने टाइप किया, मैं फिलहाल नहीं जा सकता। फैंग वेहोंग, आपको घेर लिया गया है। तो फिर जल्दी से कोई रास्ता सोचो, हम यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अन्यथा अगर हम आगे बढ़ें तो घोटाला सच हो जाएगा। इसे भूल जाओ, अभी जाने के बारे में मत सोचो। वे पत्रकार बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। बस थोड़ा इंतजार करें और जाने का मौका ढूंढें। झांग युवानिकी, मुझे क्षमा करें, होर मैंने तुम्हें फिर से परेशानी दी है। फैंग वेहोंग, ये हमारे काम का हिस्सा है, भले ही ये परेशानी हो, फिर भी हमें इसे करना होगा। दरअसल हम पहले से ही भाग्यशाली माने जाते हैं। यदि ये अन्य हस्तियां होती तो हम हर महीने कम से कम एक बार इस तरह के घोटालों से निपटते। आप पहले से ही अपने काम के प्रति बहुत पेशेवर हैं। ऐसा 20 वर्षों में केवल एक बार होता है। लेकिन आपकी मित्र होने के नाते मैं आपको याद दिला दूं, बहन झांग, अफवाहों को संभालना आसान है। वे सिर्फ निराधार आरोप हैं। कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। झांग युवानिकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अकाउंट लॉग ऑफ किया और झांग ये को फोन लौटा दिया। झांग ये ने खांसते हुए कहा, अहम सिस्टर झांग, मैं बाहर जाकर क्यों नहीं देख लेती? अगर मौका मिला तो हम खिसक जाएंगे और फिर शश बोलो मत। झांग युवानिकी ने दरवाजे की ओर देखा। झांग ये ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसने बाहर कुछ कदमों की आहट सुनी। यह एक ऐसी जर्जर जगह है। क्या स्वर्गीय रानी यहाँ रहेगी? मैं भी नहीं जानता, लेकिन संभावना है कि यह सच हो सकता है। हाँ, वह कोई बड़ी खबर होगी। जाओ जाओ, देखते रहो। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा कमरा है। यहाँ इतने सारे कमरे हैं, हम उन्हें ढूंढने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें ढूंढ सकें, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। तो चलो थोड़ा इंतजार करें। मुझे विश्वास नहीं है कि वे बाहर नहीं आएंगे। यहाँ से अध्याय का संपादित भाग। उनके कदमों की आहट और बातचीत धीरे धीरे गायब हो गई। झांग ये ने घबराते हुए कहा, प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया गया है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। झांग युवानिकी ने पर्दों में एक जगह खोली और बाहर देखा। पहले केवल कुछ दर्जन लोग ही बाहर थे, लेकिन अब मोटल के प्रवेश द्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 200-300 लोग थे। क्या आपने सुरक्षित स्थान पर पार्क किया? झांग युवानिकी ने पूछा। झांग ये समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने जवाब दिया, ये सुरक्षित है। यह एक कार पार्क है और यहाँ बहुत सारी अन्य कारें हैं। इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। झांग युवानिकी ने सिर हिलाया और अपनी एड़ी उतारते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। झांग ये ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? फव्वारा, झांग युवानिकी ने नरमी से कहा। झांग ये ने मूर्खतापूर्वक पूछा, और फिर सो जाओ। झांग युवानिकी ने शांति से कहा। झांग ये ने उसके चेहरे को छुआ। मेरे बारे में क्या?
क्या मुझे बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए? झांग युवानकी बिना पीछे देखे बाथरूम में चली गई। बाहर पत्रकार और मेरे प्रशंसक हैं, क्या आप बाहर निकलने में सक्षम हैं? झांग ये स्तब्ध रह गया। तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा। उसने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन झांग ये ने मन ही मन सोचा, ये पहली बार नहीं था कि वे वैसे भी एक ही कमरे में रुके थे। लेकिन कमरे की सुविधाओं को देखते हुए यह अधिक जीर्ण शीर्ण नहीं हो सकता। वहां बस एक बड़ा बिस्तर और दीवार से लगी एक मेज थी। मेज विशेष रूप से संकीर्ण भी थी। बिस्तर के अलावा वहां एक अलमारी भी थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं था। एक कुर्सी भी नहीं। उसे कैसे सोना था? सोने के लिए बेडसाइड कैबिनेट पर बैठे। बेडसाइड कैबिनेट, ऐसा ही होगा। मामले को खराब ढंग से संभालना उनकी ही गलती थी। झांग ये समझ गया कि अगर उसने मोटल नहीं चुना होता तो ये सब नहीं होता। वह 5 सितारा होटल की तलाश में आगे बढ़ सकता था। भले ही झांग युवानकी को पहचान लिया गया हो, यह कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी ऐसे सेलिब्रिटी अक्सर अपने समय का एक बड़ा हिस्सा होटलों में बिताते हैं। लेकिन मोटल का एक कमरा जिसकी कीमत 200 से कम थी, बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला था। यह स्पष्ट रूप से काम के लिए नहीं था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जिसे गुप्त रखा जाना था। और जनता के अत्यधिक कल्पनाशील दिमाग के कारण वे निश्चित रूप से इसे किसी और चीज से जोड़ देंगे। इसके कारण वे वर्तमान स्थिति में थे। इसलिए अंत में इस पूरे मामले में झांग ये की कुछ जिम्मेदारी थी। कमरा बुक करने से पहले उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से झांग युवानकी कोई पैसा या पहचान पत्र नहीं लाए और वह इतनी रात को उसकी तलाश में भी आए। कई बड़े होटलों में कोई कमरा उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा उसकी भी थी। स्प्लिश छप छप, वह सोच ही रहा था कि बाथरूम से आवाजें आईं। झांग ये, जो बिस्तर पर बैठा था, ने अपना सिर ऊपर उठाया और बाथरूम में झांग युवानकी को देखा। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। यह एक मोटल का कमरा था और बाथरूम को एक कांच के दरवाजे से अलग किया गया था। इसमें कोई और बाधा नहीं थी। छोटा झांग, हाँ क्या बात है, यहाँ आओ। झांग ये बाथरूम में चली गई। स्वर्गीय रानी अपने हाथों में पर्दा लेकर टटोल रही थी। मैं इसे कैसे गिराऊं? झांग ये देखने के लिए ऊपर गया। ये बाथरूम और कमरे से दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए एक ड्रॉस्ट्रिंग प्रकार का पर्दा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे काम में लाने की कितनी कोशिश की, ये काम नहीं किया। आखिर में अंगूठी भी टूट गई। वह अब तक पसीने से भर चुका था, इसलिए वह एक कुर्सी पर चढ़ गया और बहुत देर तक उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा और बोला, ओह ये पर्दा खराब हो गया है, अब आप इसे नीचे नहीं गिरा सकते। यह एक छोटा मोटल था, सुविधाओं का खराब होना सामान्य बात थी। झांग युवानकी ने उसकी ओर देखा, तो फिर मुझे बताओ, मैं कैसे स्नान कर सकता हूँ? झांग ये ने खांसते हुए कहा, आप स्नान क्यों नहीं कर लेते? मैं पूरे दिन व्यस्त रहा हूँ। अगर मैं स्नान नहीं करता तो मुझे नींद नहीं आती, झांग युवानकी ने कहा। झांग ये ने फ्रंट डेस्क स्टाफ को बुलाने की हिम्मत नहीं की। अगर वे सामने आ गए तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। वैसे भी बदलने के लिए कोई कमरा उपलब्ध नहीं होगा, मोटल पूरी तरह से बुक था। झांग ये ने कुछ पाने की उम्मीद में इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एक लंबे तौलिए पर पड़ी। वह उसे लेकर कुर्सी पर खड़ा हो गया और तौलिया लटका दिया। उसने उसे निचोड़ा और वह क्षतिग्रस्त पर्दे के स्थान पर तौलिया डालने में कामयाब रहा। झांग युवानकी ने उदासीनता से कहा, यह अच्छी तरह से अवरुद्ध नहीं होता है। मुझे पता है, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। झांग ये ने पलकें झपकाईं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ओर अपनी पीठ रखूंगा। मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? झांग युवानकी कुछ देर चुप रहे। आप बाहर जा सकते हैं। झांग ये बाथरूम से बाहर गई और दरवाजा बंद कर दिया। वह ये न जानते हुए कि स्वर्गीय रानी स्नान करेगी या नहीं, बिस्तर पर वापस चला गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सरसरी नजर से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन झांग ये की नाक गर्म हो गई क्योंकि उसमें खून दौड़ गया। वह तौलिया स्पष्ट रूप से थोड़ा छोटा और संकीर्ण था। वहीं लटकते हुए उसने गिलास का लगभग आधा हिस्सा ही ढका। कांच के दोनों सिरों को आर पार देखा जा सकता था। कांच के निचले हिस्से को भी एक हाथ की लंबाई तक आर पार देखा जा सकता था। वह स्टॉकिंग्स में झांग युवानकी के पैरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसका निचला शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कोण से वह देख सकता था कि वह अपने शरीर को थोड़ा झुका रही थी। बड़ा स्कर्ट उतर गई। कांच के खुले टुकड़े के दूसरी तरफ एक जोड़ी हाथ भी खुला हुआ था। इसके बाद उसने देखा कि जैसे ही उसने अपना मोजा उतार दिया, उसके हाथ उसके पैरों की ओर नीचे की ओर बढ़ रहे थे। उसकी गोरी टांगों को देखकर झांग ये अब अचंभित हो गई थी। फिलहाल वह अपने वादे के बारे में भूल गया था। मैं नहीं देखूंगा जैसे शब्द, ये सब बकवास था। उसकी स्कर्ट ऊपर लटकी हुई थी। स्टॉकिंग्स को भी एक जोड़ी हाथों से छांटा गया और एक हैंगर पर रखा गया। स्कर्ट अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन स्टॉकिंग्स को कांच के खुले हिस्सों के आसपास देखा जा सकता था। वे एक हैंगर पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी झूले पर खेल रहे हो। अध्याय 188, एक ही बिस्तर में। यह बहुत लुभावना था। यह मुझे मार रहा है। उसके पैर खुल गए। झांग ये ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह सुइयों के गद्दे पर बैठा हो। वह बिना पलके झपकाए देखता रहा। छोटी स्कर्ट और मोजा और अंततः उसकी पैंटी भी रानी से उतार दी गई।
हालांकि सभी चीजों में से इस वस्तु को कांच पर लटके तौलिए द्वारा अवरुद्ध किया जाना था। झांग ये ने केवल एक झलक देखी और उसने बमुश्किल उसका रंग देखा। ये भूरा था। उसने पुश पैटर्न नहीं देखा क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। हालांकि यह एक पारदर्शी शैली और सामग्री की तरह लग रहा था। जैसे ही बाथरूम की रोशनी झांग ये की ओर चमक रही थी, जब स्वर्गीय रानी ने अपनी पैंटी उतारी तो रोशनी चमक गई, जिससे पैंटी दिखाई देने लगी। अतः यह अधिक गाढ़ा नहीं हो सका। यह खोखला भी हो सकता है। शीशे के पीछे झांग युवानकी अभी भी चल रहा था और बदल रहा था। इस बार वह संभवतः अपना टॉप और ब्रा उतार रही थी। हालांकि एंगल छिपा हुआ था। अचानक बाल दिखाई दिए। झांग ये वास्तव में लगातार तनावग्रस्त और हाई अलर्ट पर थी। जैसे ही उसने थोड़े से बाल दिखाई दिए, जो उसके सिर से ज्यादा दूर नहीं थे, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अचंभित होकर खिड़की के पर्दों को घूरने का नाटक किया। झांग ये को डर था कि झांग युवानकी उसकी स्पॉट चेकिंग कर रही थी। ये व्यक्ति खुद को दौड़ने का प्रशिक्षण दे रहा था और उसने अनगिनत पुशअप्स और सिटअप्स किए थे क्योंकि उसके पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उनके शरीर में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत तेज प्रतिक्रियाएं हुई। 5 सेकंड, 10 सेकंड हुआ पानी के बहने की आवाज आ रही थी। तभी झांग ये फिर से पीछे मुड़ने की हिम्मत करेगा। स्वर्गीय रानी के बाल अब नहीं देखे जा सकते थे। वह शीशे के पीछे स्थित 2 सुंदर पैरों को देख सकता था। कांच को ढकने वाले तौलिए से केवल झांग युवानकी का ऊपरी शरीर और साथ ही उसके शरीर का मध्य भाग छिपा था, लेकिन उसकी जांघें नहीं ढकी जा सकी। तौलिया पर्याप्त लंबा नहीं था। उन पैरों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्वर्गीय रानी इतनी दुबली थी। उसका शरीर बहुत संतुलित था और एकदम ऐसा आकार का था। झांग ये ने बिना पलक झपकाए देखा। वह स्वर्गीय रानी की जांघों पर पसीने के छिद्र भी देख सकता था। निस्संदेह इस दृश्य ने उसकी रक्तवाहिकाओं को उत्तेजित कर दिया। अपने बाल धोने के बाद उन्होंने बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सफेद झाग उसके पैरों से होते हुए, उसके घुटनों से होते हुए, उसकी पिंडलियों टखनों तक और अंत में नाली में लुढ़क गया। दृश्य इतना सुंदर था कि उसे आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। इसे भूल जाओ, मैं तलाश जारी रखूंगा। झाग ये अपनी आंखों को दावत दे रहा था। कुछ समय बाद पानी की आवाज बंद हो गई। स्वर्गीय रानी ने खुद को सुखाने के लिए दूसरे तौलिए का उपयोग करना शुरू कर दिया। झाग ये ने अब जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। उसने लगभग वह सब कुछ देख लिया था जो उसे देखना था। वह तेजी से घूमा और पर्दों की ओर देखने की पिछली मुद्रा बरकरार रखी। कुछ समय बाद बड़ा पानी पर चप्पलों के चलने की आवाज आ रही थी। क्या आपने स्नान कर लिया? झांग ये ने बिना पीछे मुड़े कहा। हाँ, झांग युवानकी ने केवल यही कहा था। तभी झांग ये पलटी। उसने सोचा कि स्वर्गीय रानी ने अंडरवियर के ऊपर स्नान वस्त्र जैसे कोई भी कपड़ा नहीं पहना होगा, लेकिन कौन जानता था कि वह पूरी तरह से तैयार थी। मोजा न पहनने के अलावा वह स्नान करने से पहले की स्थिति से अलग नहीं थी। उसने अपना लाल टॉप और छोटी काली स्कर्ट पहनी थी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद वो समझ गया, केवल स्नान वस्त्र पहनना बहुत अधिक दिखावा होगा, और जहां तक स्नान वस्त्र जैसी चीजों की बात है, इस गंदे मोटल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। झांग ये उठ खड़ा हुआ। कृपया सो जाओ, मैं अभी स्नान कर रहा हूँ। वह कल नहीं नहाया था क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे आज नहाना पड़ा, नहीं तो ये बहुत अपमानजनक होता। झांग युवानकी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, अपना पैर उठाया और बिस्तर पर चली गई। झांग ये को घबराहट महसूस होती रही। एक छोटा सा मोटल और उसमें उनका अकेला रहना उसे घृणित विचार देता रहता था। बाथरूम में प्रवेश करने के बाद झांग ये को शुरू में कुछ अजीब लगा। अपने कपड़े उतारने के बाद उसने उस तौलिए के पार झांका जिसका उपयोग अस्थायी रुकावट के रूप में किया जा रहा था। स्वर्गीय रानी की पीठ उसकी ओर थी। वह झांग ये का साहित्यिक संकलन पढ़ रही थी। स्पष्ट रूप से उसे झांग ये के शौक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झांग ये को राहत मिली। वास्तव में वह स्वर्गीय रानी को स्नान करते हुए देखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया होगा, लेकिन भूमिकाएं बदल जाने के बाद स्वर्गीय रानी कैसे झांकना चाहेगी। फिर नहाने का समय हो गया। झांग ये और अधिक निश्चिंत हो गए। उसने अपने बाल धोए और फिर उसने बॉडी शैम्पू पर झाग लगा लिया। नहाने के बाद झांग ये को एहसास हुआ कि कोई समस्या है। कमरे में केवल 2 तौलिए थे। एक को कांच पर लटकाया जा रहा था और दूसरे का उपयोग झांग युवानकी द्वारा किया गया था। एक लंबी झिझक के बाद झांग ये ने वह तौलिया पकड़ लिया जो स्वर्गीय रानी द्वारा वॉश बेसिन पर फेंका गया था। इसके बाद उन्होंने खुद को सुखाया। यह सुगंधित था और यह नम था। वह स्वर्गीय रानी की परिपक्व खुशबू को सूंघ सकता था। जब झांग ये ने खुद को पोंछा तो वह कुछ कल्पना में था। फिर उसने अपने कपड़े तो पहने लेकिन जैकेट नहीं पहनी। अब कोई तौलिए नहीं है। आपने जो इस्तेमाल किया था मैंने उसका इस्तेमाल किया है। झांग युवानकी चुप रही और पढ़ती रही। झांग ये ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 10 बज चुके हैं। क्या आप सो रहे हैं? थका नहीं हूं, झांग युवानकी ने लापरवाही से कहा। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो सो जाओ, मैं टेबल से काम चला लूंगा। वह जानता था कि स्वर्गीय रानी को यह असुविधाजनक लग सकता है, इसलिए वह बिस्तर के अंत में मेज के पास गया। आखिरकार उनमें सज्जनतापूर्ण व्यवहार तो होना ही था।
महिलाएं पहले, सही। फिर उसने मेज पर लेटने की कोशिश की। यह नहीं चलेगा, मेज चरमरा गई और लगभग ढह गई। चूंकि ये दीवार से जुड़ी एक साधारण मेज थी, उसके नीचे सहायक पैर बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए ये झाग ये के वजन का समर्थन करने में असमर्थ था। इसके अलावा मेज बहुत संकरी थी और उसमें उसके लेटने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। झाग ये केवल अपने पैरों को जमीन पर रखकर मेज पर बैठ सकता था, क्योंकि वह दीवार पर झुक गया था। तभी झाग युवानकी की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर लाइट बंद कर दी। अंधेरे में स्वर्गीय रानी ने किताब फेंक दी और बिस्तर में खिसक गई। झाग ये ने भी सोने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर ली। चूंकि उनके लिए यहां से निकलना निश्चित रूप से असंभव था, इसलिए उन्हें यही रात बिताकर काम चलाना पड़ा। एक अज्ञात समय के बाद ऐसी चीखें थी जिनसे झाग ये जाग गई। झाग युवानकी, सिस्टर झाग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहन झाग, तुम प्यार में मत पड़ो। वह गधे, अपने बदबूदार हाथ हटाओ, मेरी बहन झाग को मत छुओ। तो ये स्वर्गीय रानी के प्रशंसक थे। इतनी देर हो जाने के बावजूद भी लोग पीछे रुके हुए थे, लेकिन झाग ये के जागने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। यह इतना दर्दनाक था कि उसे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा। शट। झाग युवानकी भी उठ गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई नहीं है। उसकी आंखें अभी भी बहुत जाग रही थी। उसने झाग ये को नजरअंदाज कर दिया और सबसे पहले खिड़की के पास गई और नीचे झांकने के लिए पर्दा थोड़ा अलग कर दिया। फिर वह झाग ये के पास गई। आप कैसे हैं? झाग ये ने दर्द में कहा। ये ठीक है बहन, ये सिर्फ एक दर्दनाक गिरावट थी। उसके बाद वह धीरे से उठा। बाहर कितने लोग हैं? उन चीखों से मैं डर गया। झाग युवानकी ने ठंडे स्वर में कहा। अभी भी लगभग 30 से 40 लोग हैं। जब उसने देखा कि क्या समय हो गया है तो झाग ये अवाक रह गया। रात के 1 बज चुके हैं। हेवनली क्वीन के प्रशंसक कट्टर कहे जा सकते हैं। झाग ये अतुलनीय थे। ये देखकर कि झाग ये ठीक है, झाग युवानकी वापस बिस्तर पर चली गई। हालांकि इस बार वह किनारे के करीब लेट गई। फिर उसने उसकी ओर देखा। बिस्तर पर सो जाओ। झाग ये ने कहा। यह अनुचित है ना? झाग युवानकी ने असभ्यता से कहा। यह आप पर निर्भर करता है। अरे मत करो, मैं सोऊंगा। झाग ये सिर्फ विनम्र थे। बैठने की स्थिति में सोना बहुत असुविधाजनक था। उसकी पीठ दर्द कर रही थी और वह लगभग गिर गया था। चूंकि स्वर्गीय रानी ने उसे बिस्तर पर सोने की अनुमति दी थी, तो झाग ये ने उसे अस्वीकार क्यों किया? वह झाग युवानकी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने के लिए मर रहा था। उत्साहित मनोदशा के साथ झाग ये ने अपनी चप्पल खींची और आगे बढ़ गया। कंबल उठाकर वह उसके नीचे सरक गया। जब कंबल उठाया गया तो स्वर्गीय रानी की एक सुगंधित गंध उसकी ओर बढ़ती हुई आई। बिस्तर पर केवल एक कंबल था और कंबल के नीचे कोई बाधा नहीं थी। झाग युवानकी बिस्तर के उत्तरी छोर पर लेटी हुई थी। झाग ये दक्षिणी छोर पर लेटा हुआ था। उन दोनों के बीच काफी दूरी थी, लेकिन वह उतनी भी ज्यादा नहीं थी। आखिर बिस्तर तो इतना ही बड़ा था, दूर दूर तक रखने का कोई रास्ता नहीं था। रात में सन्नाटा था। अब नीचे से कोई चिल्लाया नहीं। झाग ये ने उसके दिल की धड़कन सुनी। पुतोंग पुतोंग। ये प्रशंसकों के चिल्लाने से भी अधिक तेज लग रहा था। फिर स्वर्गीय रानी की लयबद्ध सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। सिस्टर झाग, क्या आप सो गई हैं? क्या बात? तुम सोए नहीं हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैं अभी अभी जोर से झड़ा हूँ। मैं सो सकता हूँ। यार फिर रुको और मेरी बात सुनो। विशिंग वी लास्ट फॉरएवर के परिणाम बहुत बुरे नहीं थे, है ना? इस सप्ताह इसे कई बोर्डों पर प्रथम स्थान भी दिया गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा वो गाना तुमने छीन लिया। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर एक एहसान है। फिर मुझे अभिनय करने के लिए एक फिल्म ढूंढने में मदद करें। मुझे मुख्य भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से मुख्य किरदार बनकर काम नहीं करूंगा। जो भी पार्श्व वर्ण हो वे ठीक होंगे जब तक पंक्तियां हैं। या यदि आप किसी शो में अभिनय कर रहे हैं तो मैं अतिथि भूमिका निभाऊंगा। वैसे भी यह मेरे लिए कुछ लोकप्रियता हासिल करने का काम है। इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मेरी लोकप्रियता गिर गई है। झाग ये के विचार थे कि कविता संकलन पर्याप्त नहीं था। उन्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ी और खुद को जनता के सामने और अधिक उजागर करना पड़ा। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उसे आगे क्या करना है। क्या आप भविष्य में फिल्मांकन मार्ग पर जाने की योजना बना रहे हैं? वास्तव में नहीं, मैं बस एक अस्थायी मेहमान बनना चाहता हूं और इसे आजमाना चाहता हूं। ओह, क्या आप कर सकते हैं? मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हालांकि झाग युवानकी ने कहा कि उसकी खबर की प्रतीक्षा करें, झाग ये जानती थी कि उसके कहने का मतलब था कि कोई समस्या नहीं है। दूसरों के पास शायद शक्ति न हो, लेकिन उसके पास थी। दरअसल झाग ये ने इस साल एक अभिनेता के रूप में विकसित होने की योजना नहीं बनाई थी, न ही उन्होंने गायन की योजना बनाई थी। निर्देशन की तो बात ही छोड़ दें। जिन लोगों ने अभिनय में महारत हासिल की है वे अच्छे नहीं बन सकते, झाग ये की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्हें अभिनय के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। गायन के लिए झाग ये के पास गायन की कोई क्षमता नहीं थी।
गायन का एक हिस्सा सीखा गया था जबकि दूसरा हिस्सा अभ्यास के माध्यम से निखारा गया था, लेकिन वह उत्तीर्ण होने से बहुत दूर था। उनका गायन कानों को आनंददायक नहीं था। निर्देशन के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी। किसी फिल्म के निर्देशन को नजरअंदाज करते हुए, भले ही अब झांग ये को एक कैमरा दिया गया हो, उसे पता नहीं होगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। उसे कुछ भी पता नहीं था। ये काम झांग ये को करने थे, लेकिन ये सही समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ताकत और क्षमता का अभाव था। दुर्भाग्य से झांग ये के पास बेहद अच्छी प्रसारण क्षमता होने के बावजूद किसी भी टेलीविजन स्टेशन ने उसे नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं की। वह वर्तमान में उदास था और उसके पास भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए पहली बार अतिथि भूमिका में अभिनय करके वह केवल दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कर सका। कम से कम वह ये सुनिश्चित कर सकते थे कि उनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी। भविष्य पर निर्णय लेने से पहले उन्हें अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने की जरूरत थी। उचित मुद्दों पर चर्चा होने से कमरे का माहौल शांत हो गया। ये वही बिस्तर था जिस पर वह और स्वर्गीय रानी सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद झांग युवानकी शायद सो गया होगा। जैसे ही वह पलटी, उसने कंबल दूर फेंक दिया। वह सोने के लिए अपने कपड़े पहन रही थी, इसलिए निश्चित रूप से गर्मी थी। अंत में झांग ये की आंखों में एक दावत थी। उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई थी और वह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। हेवनली क्वीन के इस रोल के साथ वह झांग ये का सामना कर रही थी और वह तुरंत उसके बहुत करीब थी। झांग युवानकी की खूबसूरत टांगों में से एक उसके सामने मुड़ी हुई थी। उसकी छोटी काली स्कर्ट शुरू में लंबी नहीं थी, इसलिए उसके पैर मुड़ने से उसकी स्कर्ट में एक बड़ा गैप खुल गया। काली स्कर्ट के अंदर भूरे रंग का कपड़ा दिखाई दिया। उसने खुद को बेनकाब कर दिया था। झांग ये का मन परेशान हो गया क्योंकि उसने अपनी नजर काली स्कर्ट पर केंद्रित कर दी। फिर झांग युवानकी, जो सो रही थी, ने अपने शरीर की मुद्रा को समायोजित किया। उसी समय उसका लाल टॉप निचोड़ा हुआ था। उसके ब्लाउज के खुलने से एक गहरी दरार दिखाई दे रही थी। उसकी छाती पर बटनों के पास एक दरार दिखाई दी, जिससे उसकी भूरे रंग की ब्रा थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। क्षण भर के लिए उसे शेक्सपियर का एक वाक्यांश याद आ गया, छूने के लिए या नहीं छूना है, वही वह सवाल है। अध्याय 189, पत्रकारों के एक समूह द्वारा पकड़ा गया। अगली सुबह करीब 9-10 बजे झांग ये ने मजाक में हंसते हुए कहा, तुम जाग रहे हो? हाँ, स्वर्गीय रानी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? मैं तुम्हारी आंखों के काले घेरे देख सकता हूँ। झांग ये ने कहा, मैं इससे काम चला लूंगा। स्वर्गीय रानी ने आदेश दिया, जाओ और देखो कि नीचे अभी भी लोग हैं या नहीं। झांग ये बिस्तर से उतर गया और पर्दे को थोड़ा अलग करते हुए उसके पास गया। उन्होंने अधीरता से कहा, अभी भी कई दर्जन लोग हैं। ऐसा लगता है कि पत्रकारों ने शिफ्ट बदल ली है। लगता है हम आज भी नहीं जाएंगे। चलो पहले खा लें, झांग युवानकी ने कहा। झांग ये भी भूखी थी, ले जाने का ऑर्डर दें। जरूर, मुझे देखने दो। उसने ऑनलाइन जांच की और कुछ कॉलें की। अंत में कोई भी भोजनालय सामान देने को तैयार नहीं था क्योंकि क्षेत्र बहुत सुनसान था। यहां तक कि फास्ट फूड रेस्तरां भी यहां डिलीवरी देने को तैयार नहीं थे। हताशा से बाहर झांग ये ने मोटल के फ्रंट डेस्क पर फोन किया, हेलो, हम यहाँ क्या खा सकते हैं? ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट। ठीक है, कृपया मुझे हर चीज के 2 सेट दें। मुझे कोला की 1 बोतल और मिनरल वाटर की 1 बोतल भी चाहिए। कृपया इसे मेरे कमरे में पहुंचा दें, धन्यवाद। स्वर्गीय रानी ने अपना धूप का चश्मा लगाया, किसी को अंदर न आने दें। मुझे पता है। झांग ये ने अपना कोट पहना और इंतजार करने के लिए दरवाजे तक चला गया। कुछ ही देर में सफाई करने वाली महिला खाना देने आ गई। जब दरवाजा खोला गया तो उसने सामान सौंप दिया, पैसा जमा राशि से काट लिया जाएगा। अरे हाँ, क्या आप आज चेक आउट कर रहे हैं? झांग ये ने जानबूझकर अपने बाल बिगाड़े ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अनावश्यक था क्योंकि भले ही उसका चेहरा ढका न हो, फिर भी सफाई करने वाली महिला उसे पहचान नहीं पाएगी। झांग ये ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं आज जांच नहीं करूंगा, मैं एक और दिन रुकूंगा। सफाई करने वाली महिला ने कहा, फिर आपको पैसे सौंपने के लिए नीचे जाना होगा। झांग ये ने तुरंत कहा, मैं नीचे जाने के लिए बहुत आलसी हूं, मैं आपको पैसे सौंप दूंगा। फिर ठीक है। सफाई करने वाले ने पैसे लिए और उसे गिना, क्या तुम्हें हाउसकीपिंग की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। झांग ये ने किसी को भी कमरे में जाने देने की हिम्मत नहीं की। ओह हाँ, थर्मोस्टेट बंद क्यों है? ये बहुत ठंडा और उदास है। तापमान ठंडा होता जा रहा है। सफाई करने वाली महिला ने बताया, थर्मोस्टेट बाहरी रूप से नियंत्रित होता है। रात 9 बजे के बाद ही बिजली होती है। जाहिर तौर पर यह बिजली बचाने के लिए था और समझाने के बाद सफाईकर्मी नीचे चला गया। कमरे में वापस झांग ये ने खाना बिस्तर पर रख दिया। आप क्या खाना चाहते हैं? झांग युवानकी ने नजर डाली और इंस्टेंट नूडल्स की ओर इशारा किया। वह एक शब्द भी नहीं बोली। झांग ये ने उसकी ओर देखा, फिर थोड़ा पानी उबालने चली गई। उसने तुरंत नूडल्स तैयार किए और उन्हें बिस्तर के सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। वह अपने लिए कुछ रोटी ले गया और साथ में गर्म पानी भी ले गया। मुझे लगता है कि आज का दिन भी अच्छा नहीं होगा, हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा।
अगर आज आपके पास कुछ है तो आप मेरे फोन से अपने मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। स्वर्गीय रानी बहुत प्रसन्न भाव के साथ अपने इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी। उसने फिर भी इसे खाया। कॉल करने के लिए अपने फोन का उपयोग करें और उसे बताएं कि मैं मोटल में आपके साथ हूं। झांग को एहसास हुआ कि उसके प्रबंधक के पास उसका नंबर था। एक कॉल से सब पता चल जाएगा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वे किसी को बता सके, भले ही उन दोनों के बीच कुछ भी ना हो। भोजन के बाद लगभग दोपहर हो गई थी। वे दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, मूल रूप से करने के लिए कुछ भी नहीं था। झांग ने पुराने सीआरटी टेलीविजन को चालू कर दिया। वहां केवल लगभग 20 चैनल थे, लेकिन प्रत्येक चैनल केवल स्थिर दिखा रहा था। स्वागत शायद बहुत खराब था, इसलिए कुछ भी देखने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्गीय रानी अपने कंबल के नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह झांग का संकलन पहले ही 2 बार पढ़ चुकी थी। वैसे भी शुरू करने के लिए ज्यादा शब्द नहीं थे, इसलिए उसने इसे दोबारा पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। झांग ने टेलीविजन बंद कर दिया। ठंड बढ़ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बाहर लगभग बारिश हो रही है। गर्म रहने के लिए उसने अपने हाथ आपस में रगड़े। उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि वह कल रात जल्दी में बाहर आया था। फोन, स्वर्गीय रानी ने कहा। क्या बात? झांग ने पलकें झपकाई। झांग युवानकी ने समझाया नहीं, लेकिन दोहराया, फोन यहाँ। झांग ने उसे फेंकते हुए कहा। झांग युवानकी ने कुछ नंबर डायल करना शुरू किया। काफी देर तक याद करने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। उसके चेहरे के भाव मुस्कुराहट में बदल गए। हेलो, क्या ये निर्देशक जियांग है? दूसरी ओर से एक युवक की आवाज थी। ये सिस्टर झांग है। बहुत बढ़िया, आप अब भी मेरी आवाज पहचान सकते हैं। हुर, झांग युवानकी ने कहा। निर्देशक जियांग ने कहा, मैंने बड़े होते हुए आपके गाने सुने, मुझे कैसे पता नहीं चला। अरे हाँ, आपके एक मोटल में होने की खबर अब ऑनलाइन फैल रही है, क्या ये सच है? झांग युवानकी ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ कंपनी कुछ प्रचार कर रही है। मैं घर पर हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर दिया है। आपको कॉल करने के लिए मैंने एक मित्र का फोन उधार लिया था। कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप जिस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, क्या वह लगभग पूरी नहीं हो गई है? मैंने सुना है कि कुछ दृश्य हैं जिन्हें आपको दोबारा शूट करने की जरूरत है। क्या आपको किसी अभिनेता की आवश्यकता है? मैं किसी की सिफारिश करना चाहूंगा। झांग मुझे नहीं पता कि आप उसे जानते हैं या नहीं, लेकिन बीजिंग में उसकी थोड़ी प्रसिद्धि है। झांग जिसने आपके लिए गीत लिखा, वह झांग निर्देशक जियांग को याद आया। मुझे पता है कि वह कौन है, मुझे कुछ आभास है। मुझे लगता है कि वह कविता लिखने में वाकई बहुत अच्छे हैं। झांग युवानकी ने कहा, हाँ, आप उन्हें सहायक भूमिका दे सकते हैं। निर्देशक जियांग ने झिझकते हुए कहा, मैं एक वुक्सिया फिल्म का निर्देशन कर रहा हूँ, भूमिकाएं। मैं अभी भी उस गाने के लिए उनका एक आभारी हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि यह वुक्सिया है या नहीं। आपको उसका यह एहसान चुकाने में मेरी मदद करनी होगी। होर। तो ये तय हो गया। झांग युवानकी ने हंसते हुए कहा। निर्देशक जियांग ने फूट कर हंसते हुए कहा, ठीक है, चूंकि सिस्टर झांग ने बात की है, हम पहले कुछ चर्चाएं करेंगे। समय आने पर। झांग युवानकी ने कहा, समय आने तक इंतजार न करें, मैं उनसे कल फिल्मांकन के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहूंगा। यह तय हो गया है, अगर भविष्य में आपके पास कोई और फिल्म है तो मैं आपके लिए एक कैमियो भूमिका करूंगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये हो गया, तय हो गया। निर्देशक जियांग को इससे कोई शिकायत नहीं थी। फोन रखने के बाद उसने फोन वापस झांग की ओर फेंक दिया, जिसने उसे पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत कहा, धन्यवाद बहन झांग। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। कॉल समाप्त होने के साथ झांग युवानकी की सौहार्दपूर्ण अभिव्यक्ति वापस सामान्य ठंडे चेहरे वाली अभिव्यक्ति में बदल गई थी। उसने ये कहने से पहले अपने कंधों को गले लगाया, हमें आज रात तक कोई रास्ता ढूंढना होगा। कल हांगकांग और ताइवान में मेरी कुछ गतिविधियां हैं, ये दोपहर की उड़ान है। मैं उन्हें रद्द नहीं कर सकती। झांग ने सोचा, हम कैसे निकले? तुम कोई रास्ता सोचो। कहने के बाद झांग युवानकी लेट गई और दोपहर की झपकी ली। झांग भी सोचने के लिए लेट गया, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग खराब हुआ, वह सो गया। रात के 1 बजे थे। झांग ने अपने कपड़े ठीक से पहने थे और झांग युवानकी ने भी अपनी हील्स पहनी थी। उन दोनों ने कुछ खाया। इससे पहले झांग ने बाहर देखने के लिए पर्दे एक तरफ खींच लिए। अब बहुत कम लोग थे। प्रशंसक लगभग सभी जा चुके थे क्योंकि उनके पास लक्ष्यहीन प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। बचे हुए अन्य वे पत्रकार थे जिनके पास टेलीविजन स्टेशन या समाचार पत्रों से कोई काम नहीं था। उनके पास 2 या 3 लोगों की शिफ्ट थी जो बिना हिले डुले वहां इंतजार कर रहे थे। कुछ दृश्य से छिपे हुए थे, जैसे कार में या सीढ़ियों से उतरते समय। वे अपने कैमरे पकड़े हुए थे और धैर्यपूर्वक घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्य द्वार से बाहर जाना असंभव है। झांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखूंगा। क्या योजना है? झांग युवानकी ने पूछा। एक समय में एक कदम। झांग के पास पहले से ही एक योजना थी, लेकिन उसने स्वर्गीय रानी को बताने की हिम्मत नहीं की।
उसे डर था कि स्वर्गीय रानी उसे गंभीरता से नहीं लेगी, इसलिए वह पहले स्काउट करने के लिए आगे बढ़ा। सुरक्षित रहने के लिए झांग ये ने अपने गेम रिंग की सूची से सेफ क्रिस्टल निकालने से पहले स्वर्गीय रानी के ध्यान न देने का इंतजार किया। 2 क्रिस्टल और 1 लकी ब्रेड बचाएं। ये सब झांग ये की सूची के अंदर था। ये उन्हें कुछ समय पहले लॉटरी के जरिए मिले थे। झांग ये मामले के महत्व को जानता था, इसलिए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने सेफ क्रिस्टल को अपने हाथों से कुचल दिया। इसका असर हुआ, प्रगति सहेजी गई। रिकॉर्ड सहेजे 30 मिनट तक रहता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। झांग ये ने दरवाजा खोला और बिना आवाज किए बाहर चला गया। आधी रात हो चुकी थी। गलियारे में कोई नहीं था, इसलिए झांग ये ने अपनी इंद्रियों को थोड़ा शांत किया। वह तेजी से भागने की सीढ़ी की ओर चला गया क्योंकि लिफ्ट निश्चित रूप से वर्जित थी। यह बहुत सीमित था और इसमें विचार करने के लिए बहुत सारे कारक थे। लेकिन जैसे ही वह भागने की सीढ़ी के पास पहुंचा, बगल का कमरा बिना किसी चेतावनी के खुल गया। इसे खोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ में कैमरा था। कमरे में अभी भी 3-4 युवक थे। वे स्पष्टतः पत्रकार थे। झांग ये चलता रहा, वो सुनना था, इसलिए उन्होंने घात लगा रखी थी। शोर सुनकर अधेड़ बाहर आ गया था। वह जानना चाहता था कि वहां से कौन गुजर रहा है। ये पत्रकार दिन में बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर के समय कई लोग बाहर आ गए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक कमरा मिल सकता था और वे इमारत में प्रवेश पा सकते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मुख्य समाचार देखने को मिलेगा। क्षणिक झटके के बाद उसे वह व्यक्ति परिचित लगा। फिर कुछ याद करने के बाद वह उत्साहित हो गया। ये झांग ये है। शिक्षक झांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप स्वर्गीय रानी के साथ हैं? उसने उसका पीछा किया। झांग ये चलता रहा। वह आदमी तस्वीरें लेने में व्यस्त था। कच कच। ये सुनकर कमरे में मौजूद कई अन्य पत्रकारों को भी एहसास हुआ कि यह बड़ी खबर थी। हेवनली क्वीन और झांग ये ने पहले एक साथ काम किया था। वे दोनों अब इस मोटल में दिखाई दिए थे। ये निश्चित रूप से असामान्य था। उन्होंने पीछा किया। झांग ये पहले ही भागने की सीढ़ी से दूसरी मंजिल पर जा चुका था। दूसरी मंजिल पर एक और रिपोर्टर था। वह शायद ऊपर से समूह का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह शायद गलियारे में सिर्फ धूम्रपान कर रहा था। लेकिन झांग ये ने उसे नहीं देखा क्योंकि उसके पास गलियारे तक देखने की कोई रेखा नहीं थी। जब उसने कोई हलचल नहीं सुनी तो वह बाहर गलियारे में चला गया। आखिरकार दूर बैठे उस रिपोर्टर से उनकी सीधी नजरें मिली। आह, झांग ये, दुबले पतले रिपोर्टर ने उत्साह से कहा। झांग ये ने अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों से नीचे चलना जारी रखा, लेकिन पहली मंजिल पर और भी अधिक लोग थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, कुछ दीवार के सहारे टिककर झपकी ले रहे थे। इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। लिफ्ट भी शायद वैसी ही थी, वहां शायद लोग निगरानी कर रहे होंगे। लोगों के झुंड ने अब झांग ये को भी देखा। उनमें से कई लोग उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे पहचाना। एक बार जब उन्होंने उसका नाम चिल्लाया तो सभी की आंखें चमक उठी। झांग ये वापस दूसरी मंजिल की ओर मुड़ गया। ऊपर से पत्रकार अब सीढ़ियों से नीचे उसका पीछा कर रहे थे, जबकि पहली मंजिल से पत्रकार सीढ़ियों से ऊपर उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन झांग ये ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसकी तस्वीरें कैसे ली और सवाल पूछे। झांग ये बस ठंडे दिमाग से चलता रहा। उसने दूसरी मंजिल का कोना मोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने सभी पत्रकारों की लोकेशन जाननी चाहिए। दूसरे, वह मार्ग की जांच करना चाहता था। करीब 20 मिनट बाद पत्रकारों के एक समूह ने अब तक झांग ये को घेर लिया था। उनके साथ यार्ड के अन्य लोग भी शामिल थे। इसमें झांग युवानिकी के कई प्रशंसक भी शामिल थे। एक दिन और एक रात के बाद उनके कई प्रशंसक पहले ही जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ कट्टर प्रशंसक थे जिनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, जो रुके रहे। शिक्षक झांग ये तुम क्यों हो? शिक्षक झांग, आप यहाँ क्यों हैं? आपके और सिस्टर झांग के बीच क्या चल रहा है? स्वर्गीय रानी कहाँ है? क्या वह आपके कमरे में है? क्या आप कृपया समझा सकते हैं? क्या बकवास। स्वर्गीय रानी आपसे मिलने के लिए मोटल आई थी। यह आप दोनों की शुरुआत कब हुई? शिक्षक झांग, कृपया हमें उत्तर दें। झपकियां छूटती रहीं। ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग नहीं था। हर कोई या तो सवाल कर रहा था या तस्वीरें ले रहा था। यह पहले से ही एक गड़बड़ी थी। जिन लोगों ने झांग ये को देखा था उनमें से कई अविश्वास में थे। झांग ये और झांग युवानिकी, ये कैसे हो सकता है? वह कितना भयानक मैच था। झांग ये जानता था कि वह खुद को समझा नहीं सकता, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर सभी पत्रकारों की ओर देखा। फिर उन्होंने बहुत ही हैरान करने वाली बात कही, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी अगले पल तुम सबको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब था? शिक्षक झांग, कृपया सीधे उत्तर दें। आप और स्वर्गीय रानी यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई संयोग नहीं है। झांग ये बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। वह असाधारण रूप से शांत थे। उसने इन लोगों से खुद को परेशान नहीं किया और गेम स्क्रीन खोलने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जब वर्चुअल गेम स्क्रीन सामने आई तो उसने हल्के से एक बटन पर टैप किया। फाइल लोड करें। पढ़ना सहेजें। पढ़ना पूरा हुआ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 190, भविष्य सूचक पलायन।
उसके चारों ओर धुंधलापन छा गया। पत्रकारों की बकबक का शोर अचानक गायब हो गया था। कक्ष 318। जब झांग ये वापस होश में आया तो चक्कर आना दूर हो गया था। उसने बाएं और दाएं देखा और उसने स्वयं को वापस परिचित कमरे में पाया। यह उस बिंदु पर वापस आ गया जब उसने बचाया था। अभी भी नहीं जा रहे? झांग युवानकी ने उसके पीछे कहा। झांग ये ने पीछे देखा और कहा, चलो साथ चलते हैं। झांग युवानकी ने भौहें चढ़ाई। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम आगे बढ़ने वाले थे? उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो चले। जितना तेज उतना अच्छा। झांग ये ने पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन उसने ऐसा उस समय किया जिसके बारे में स्वर्गीय रानी और किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा। झांग युवानकी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह उसके साथ चली गई। आपकी एड़ी। झांग ये ने खूबसूरत लाल स्टिलेटो हील्स की जोड़ी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। आप उन्हें नहीं पहन सकते, ये बहुत तेज होगा। इसे अपने हाथों में पकड़ो। झांग युवानकी नीचे झुकी और अपनी ऊंची एड़ी उतार दी। मेरे दरवाजा खोलने के बाद हिलना मत, तदनुसार मेरे इशारों का पालन करें। ये कहते हुए झांग ये दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और अपनी उंगली से उसे बाहर की ओर झटका दिया। टा टा, सिक्का गलियारे के कालीन पर गिरा और आवाज की। यह पदचाप की आवाज जैसा लग रहा था। स्वर्गीय रानी पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, न जाने क्या हो रहा था। अगले ही पल भागने की सीढ़ी के पास का एक दरवाजा खुल गया। यह मध्यम आयु वर्ग का रिपोर्टर था जिसने पहले झांग ये की खोज की थी। वह बाहर आया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जोर से सोचते हुए वह केवल वापस अंदर जा सका और दरवाजा बंद कर सका। ध्वनिरोधन बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने कमरे में बातचीत सुनी। क्या बात है भाई शाओ? कुछ नहीं, मुझे लगा कि वहां कोई था। यह पहले से ही आधी रात है। अब निश्चित रूप से उम्मीद करने के लिए कुछ भी नहीं है। सही है, मुझे लगता है कि स्वर्गीय रानी यहाँ नहीं है। संभावना बहुत कम है। भले ही संभावना कम हो, हमें नजर रखनी होगी। क्या होगा यदि हम वास्तव में उन्हें खोज लें? क्या ये बड़ी खबर नहीं होगी? जिस समय वे बातें कर रहे थे उसका उपयोग करते हुए झांग ये ने स्वर्गीय रानी को गलियारे से बाहर जाने का संकेत दिया। झांग ये ने उसे अपना सिर नीचे रखने का इशारा किया क्योंकि दरवाजों पर छेद थे। नीचे रहना अधिक सुरक्षित था। 1 कदम, 10 कदम, वे दोनों सीढ़ी तक पहुंचे और चुपचाप नीचे चले गए। स्वर्गीय रानी ने अपने जूते पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उस कमरे में पत्रकार थे? झांग ये ने तुरंत इशारा किया। झांग युवानकी की अभिव्यक्ति संदिग्ध थी, लेकिन वह चुप रही। झांग ये ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर रुक गया और इंतजार करने लगा। उसने खुद को नहीं दिखाया या आगे चलने का इरादा नहीं किया। करीब 1 मिनट बाद दूसरी मंजिल के गलियारे में अचानक आवाज आई। यह सिगरेट बुझाने के लिए किसी के सिगरेट बट पर पैर रखने की आवाज थी। एक युवक की खांसी सुनाई दी। धमाका, दरवाजा बंद होने की आवाज, फिर सन्नाटा। झांग युवानकी ने आश्चर्य से झांग ये की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि झांग ये को कैसे पता चला कि वहां कोई है। झांग ये ने बेशक जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि स्वर्गीय रानी सीढ़ियों से नीचे जाना चाहती है तो उसने उसकी बांह पकड़ ली और अपना सिर हिला दिया। वह जाने के लिए सही जगह नहीं थी, वह लोगों से भरी हुई थी। जब वे दूसरी मंजिल के गलियारे पर चले तो झांग ये ने सबसे आगे रास्ता दिखाया। झांग युवानकी देखती रही, लेकिन वह केवल उसका अनुसरण कर सकी। बाईं ओर कमरे, लिफ्ट और प्रवेश क्षेत्र थे, लेकिन दाहिनी ओर वहां केवल एक ही कमरा था। उस पर लगे चिन्ह से पता चला कि यह एक स्टाफ रूम है, स्टाफ के रहने की जगह है। उसके बाहर एक झाड़ू और कुछ बिना धुली चादरें रखी हुई थी। हम यहाँ क्यों हैं? स्वर्गीय रानी धीरे से फुसफुसाई। झांग ये ने कहा, दरवाजा खोलो। मैं इसे कैसे खोलूं? स्वर्गीय रानी ने पूछा। बस मेरे निर्देशों का पालन करें, झांग ये ने कहा। झांग ये बगल की खिड़की की ओर चला गया। यहाँ की खिड़कियां पुरानी धातु के तार वाली ग्रिल प्रकार की थी। उसने उसमें से तार की कुछ लड़ियां आसानी से हटा दी। कुछ तेज हाथों से इसमें थोड़ा छेड़छाड़ करने के बाद उसने तार को अपनी इच्छानुसार लंबाई में बनाया और उसे स्टाफ रूम के ताले में डालने के लिए आगे बढ़ा। झांग ये ने पहले भी ताला खोलने के कौशल के अनुभव की कई पुस्तकें खाई थी। ये वास्तव में अच्छा उपयोग बन गया था। ये वास्तव में अतिरिक्त बोझ के बिना अधिक कौशल रखने का मामला था। यह अप्रत्याशित था कि वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इस कौशल का उपयोग कर सके। मोटल के अन्य सभी कमरों को स्वाइप कार्ड से खोला गया था। वे अधिक हाईटेक थे, ताले भी डिजिटल तरीके से संचालित होते थे। झांग ये के ताला खोलने के कौशल के साथ वह उस प्रकार के ताले खोलने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन श्रमिकों के कमरों के लिए उनमें पारंपरिक ताले लगे हुए थे। शायद कर्मचारियों के लिए पारंपरिक ताला और चाबी का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक था। काचा, बिना ज्यादा प्रयास के दरवाजा खोल दिया गया। कमरे में अंधेरा था और हाँ, उसने लाइट भी नहीं जलाई थी। छुपे रहना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। झांग ये ने लेआउट पर विचार किया था और वह जानता था कि इस कमरे में कोई नहीं था। यह एक भंडारगृह था। वह झांग युवानकी को अपनेपन के साथ अंदर ले गया, फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। झांग युवानकी ने उसकी ओर देखा, वह बहुत अच्छा था। झांग ये ने घबराते हुए कहा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं।
झाग युवानकी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप पहली बार ऐसी चीजें कर रहे हैं। हुर, मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति हूं, आप ये जानते हैं। झाग ये ने विषय बदल दिया और बिस्तर के पास चले गए और पर्दा एक तरफ खींच दिया। चलो चले। झाग युवानकी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, कैसे? तभी झाग ये ने उसे योजना के बारे में बताया। हम पहली मंजिल पर नहीं जाएंगे। सीढ़ी के पास कई पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश द्वार का सवाल ही नहीं उठता। लिफ्ट में भी लोग होंगे। अगर हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो हमें खिड़की से बाहर कूदना होगा। यह दूसरी मंजिल है, यह इतनी ऊंची नहीं है। हम स्टाफ रूम में हैं और खिड़कियों का यह हिस्सा मोटल के पीछे की ओर जाता है। उस तरफ एक धातु की बाड़ लगाई गई है, इसलिए कोई भी रिपोर्टर अंदर नहीं जा सकता। अगर हम यहां से बाहर जाते हैं तो ये सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। इसके अलावा किसी ने भी पीछे जाकर नजर रखने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि प्रसिद्ध स्वर्गीय रानी खिड़कियों से बच निकलेगी। उनके दिमाग में ये कुछ ऐसा है जो कभी नहीं होगा। झाग युवानकी ने भौहें चढ़ाई, खिड़की से कूदो। झाग ये ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, ये खतरनाक नहीं होगा। मैं पहले नीचे जाऊंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम धीरे धीरे नीचे चढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। झाग युवानकी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। जल्दी, अगर हम अभी नहीं निकले तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब चेहरे की परवाह किसे है? झाग ये ने उसे प्रोत्साहित किया, मैं तुम्हें निश्चित रूप से पकड़ लूंगा। झाग युवानकी ने उस पर संदेह भरी नजर डाली। दरअसल झाग ये में भी कोई आत्मविश्वास नहीं था। स्वर्गीय रानी मोटी तो नहीं थी, लेकिन बहुत हल्की भी नहीं थी। वह काफी लंबी थी, इसलिए उसका वजन उतना कम नहीं हो सकता था। झाग ये ने अपनी बाह की ताकत के बारे में सोचा, जो काफी घटिया थी, लेकिन इस स्थिति में यही एकमात्र रास्ता था। झाग ये ने खिड़कियां खींची और स्वर्गीय रानी की सहमति की प्रतीक्षा नहीं की। वह खिड़की की चौखट पर कूदकर वहीं खड़ा हो गया। जमीन को देखते हुए, जो ज्यादा दूर नहीं थी, वह पलटा और बैठ गया। अपने हाथों को खिड़की की चौखट पर रखते हुए उसने अपने शरीर को पूरी तरह फैलने देने से पहले थोड़ा थोड़ा करके खुद को नीचे किया। फिर उसने जाने दिया। तोड़ो। वह जमीन पर आ गिरा। झाग ये खुद को संतुलित नहीं कर पाए और गिर गए। उसके पैर दर्द कर रहे थे। काफी देर बाद वह खड़ा हो सका और उसका चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदा दिख रहा था। झाग ये को इस दयनीय स्थिति में देखकर झाग युवानकी खिड़की के किनारे पर जम गया। वह केवल एक ठंडी हंसी ही जुटा पाए और कुछ इस तरह बुदबुदाई, आप जैसे आदमी को पहले से ही नीचे कूदने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, आप मेरे जैसी महिला कॉमरेड से क्या उम्मीद करते हैं? झाग ये ने फुसफुसाकर संकेत दिया, जल्दी करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। स्वर्गीय रानी ने कहा, दूसरे तरीके के बारे में सोचो। झाग ये ने थोड़ा सोचा। किसी महिला को इस तरह कूदने के लिए कहना वाकई उससे जाति मांगना था। उसके पास ऐसा करने की न तो ताकत थी और न ही साहस। आखिरकार वह स्वर्गीय रानी थी। झाग ये जैसी जानवर नहीं जो गिर सकती थी। कुछ सोचने के बाद झाग ये को एक विचार आया। उसने पहली मंजिल पर स्टाफ रूम की तरफ देखा और लिफ्ट लेकर पहली मंजिल की खिड़की पर खड़ा हो गया। खिड़की बंद नहीं थी, इसलिए झाग ये को उसे पकड़ने का मौका मिला। फिर उसने ऊपर देखा और स्वर्गीय रानी का सामना करते हुए कहा, सिस्टर झाग, आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे आए। मैं आपको पकड़ लूंगा, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर से कुछ सेकंड की झिझक हुई। अंत में झाग युवानकी की आकृति सामने आई। जाहिर है उसने अपना मन बना लिया था। उसका हाथ दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकला और उसने अपनी ऊंची एड़ी की जोड़ी झाग ये को दे दी। झाग ये ने पंजों की नोक पर कदम रखा और बहुत कोशिश करने के बाद उसने ऊंची एड़ी पकड़ ली। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उन्हें ठीक से रख लिया। झाग युवानकी पहले से ही खिड़की पर मौजूद था। उसकी हरकतें झाग ये जितनी सहज नहीं थी, लेकिन एक महिला के रूप में ये पहले से ही बहुत तेज थी। बिना किसी हिचकिचाहट के झाग युवानकी ने वही हरकतें की जो झाग ये ने की थी। मोटल के पीछे एक छोटे से जिले की परिधि थी। ये घास से भरा हुआ एक बाहरी बगीचा भी था। झाग ये को ताला तोड़ने की जरूरत नहीं थी। एक नजर ये बताने के लिए काफी थी कि वर्षों से उपयोग न किए जाने के कारण ताले में जंग लग गई है। जोर के धक्के से जंग लगा ताला टूटकर गिर गया। आप पहले जाएं, मैं जिले का चक्कर लगाऊंगा और आपको लेने के लिए कार चलाऊंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना धूप का चश्मा पहन लिया। चारों ओर घूमने और छोटे जिले में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि मोटल के प्रवेश द्वार पर अभी भी कई लोग इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे से कोई अंदर आया है। उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात का एहसास नहीं था कि स्वर्गीय रानी खिड़कियों से बच निकलेगी। इसके अलावा झाग ये ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सेव आइटम का भी उपयोग किया था। इंतजार करते रहो दोस्तों। झाग ये ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी कार लेने के लिए पार्किंग स्थल पर गया और चला गया। उन्होंने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अगर दूसरे लोग उसकी कार देखते भी तो उसे पहचान नहीं पाते। आखिरकार झाग युवानकी जितना प्रसिद्ध नहीं था। यह उस स्तर पर नहीं था जहां उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया था। बाहर आधी रात हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी। झाग ये उन पेड़ों की ओर चला गया जहां झाग युवानकी इंतजार कर रहा था।
रुकने के बाद स्वर्गीय रानी जल्दी से कार में चढ़ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वाह, आखिरकार वे बाहर आ गए। झांग ये ने राहत की सांस ली। क्या आपको चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बेचैन, बस मुझे लिशुई ब्रिज पर रोक दो, कोई आएगा और मुझे ले जाएगा। झांग युवानकी शायद थकी हुई थी क्योंकि उसने झपकी के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। पिछले 2 दिनों का उन पर और झांग ये पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हेवनली क्वीन ने झांग ये का लगभग सपाट फोन लिया और इंटरनेट के माध्यम से उसके प्रबंधन से संपर्क किया। कार रुकी और वह उतर गई। वह इंतजार करने के लिए सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। झांग ये ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी की और उसके सुरक्षित निकलने का इंतजार किया, अन्यथा वो सहज नहीं होगा। कुछ मिनट बाद एक लग्जरी कार जिसे झांग ये ने पहले देखा था, लेकिन झांग युवानकी के सामने रुकने का नाम नहीं ले सका। स्वर्गीय रानी खड़ी हुई और कार में बैठ गई। शीशे से देखा तो कार में 2 महिलाएं थीं। स्वर्गीय रानी को देखकर उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। एक को ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ नहीं पा रही है कि हंसे या रोए। दूसरे को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात पर नाराज हो रही हो। वे अत्यधिक चिंतित दिख रहे थे, जबकि झांग युवानकी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने उनके साथ बहुत शांति से बात की। वह उन्हें सुन नहीं सका, इसलिए उसे नहीं पता चला कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब झांग ये गाड़ी चलाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि लग्जरी कार की पिछली सीट पर झांग युवानकी ने अपना हाथ उठाया था। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके हाथ लहरा रहे थे। अंत में उसने अपने सहायकों का ध्यान आकर्षित किए बिना इसे नीचे रख दिया। क्या वह मुझे अलविदा कह रही थी? झांग ये मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि उनके और झांग युवानकी के बीच संबंध और भी जटिल हो गए हैं। ये कहा जा सकता है कि वे करीब आ गए थे। कम से कम अब उन्हें दोस्त माना जा सकता है। वे एक साथ एक ही कमरे में रुके हुए थे और एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते थे। वे एक साथ भाग निकले और उसने उसे कंधे पर बिठाया। यहाँ तक कि उन्होंने मिलकर लगभग एक घोटाला ही कर डाला। ये सभी छवियां झांग ये के सामने तैर गईं। तूफान बीतने के बाद गर्मी का एहसास होने लगा, खासकर झांग युवानकी की आखिरी लहर। यह उन 2 शस्त्रधारियों के बीच विदाई भाव जैसा था जिन्होंने 2 दिनों तक युद्ध किया था। इससे झांग ये को महसूस हुआ कि स्वर्गीय रानी का उदासीन बुरा स्वभाव पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। अच्छा गुस्सा, बुरा गुस्सा। झांग ये से नफरत करने वाले बहुत से लोगों ने उसे डांटते हुए कहा कि उसका स्वभाव एक गुंडे जितना बुरा था। लेकिन जो लोग वास्तव में झांग ये को जानते और समझते थे, उन्हें कभी नहीं लगा कि उनका स्वभाव बिल्कुल भी बुरा था। यह सिर्फ धारणा की बात थी।